2025 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये 13 कहानियों का मानो बोझ है। एंड व्हाइल डूइंग रिसर्च मुझे लगा कि सच में क्लाइमेट चेंज हो जाए, आइसबर्ग पिघल जाए एंड धरती वापिस से आग का गोला बन जाए, लिटरली। और इस डॉक्यूमेंट्री का हर एक वीडियो सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक जिंदगी थी जो किसी फाइल्स में दब गई, किसी हेडलाइन में खत्म हो गई, कभी किसी घर के अंदर छुपाया गया सच, तो कभी सिस्टम की शोर में दबती आवाजें, और कभी एक सवाल, ये होना ही था क्या? मैंने अपनी चैनल पे सारी कहानियां किसी को विलेन बनाने के लिए नहीं सुनाया, मैंने किसी को हीरो प्रूव करने के लिए नहीं बोला, बस जो चीज छुपी हुई थी उसे सामने लाकर रख दिया। और इस साल मैंने एक चीज सीखा, सच हमेशा लाउड नहीं होता है, और ये हकीकत है। कभी कभी वो बस पेशेंटली वेट करता है, बहुत ही सब्र के साथ इंतजार करता है कि काश कोई उसे सुन ले। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो शायद आप सिर्फ वीडियोस नहीं देख रहे, आप उस सच की गवाह भी बन रहे हो, और कहानियां अभी बाकी हैं। आप इस डॉक्यूमेंट्री की पहली वीडियो में देखोगे कि कैसे एक आम सा इंसान और उसके साथ घटी एक दुर्घटना ने उसे एक खतरनाक इंपल्सिव किलर बना दिया। एंजॉय द शो। जिसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है 26 साल का लुइजी मैंजियोनी, एक सस्पेक्टेड किलर जिसे अभी पूरी दुनिया हैंडसम और हॉट मान रही है, और आज के दिन ये जेल में है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसके कारनामे को जायज ठहरा रहे हैं। वियर्ड, लोग इसके इंस्टा पे डीएम्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, इसके फैन पेजेस बनाए जा रहे हैं, इसके लिए फंड रेज किया जा रहा है। लेकिन क्यों? व्हाई दिस मच फॉर अ किलर? 4 दिसंबर 2024 की सुबह यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रायन थॉमसन को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और मारने वाला आरोपी लुइजी मैंजियोनी को बताया जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? एक सुपर रिच आदमी, सुपर टैलेंटेड आदमी, जो कि एक ट्रैवलर है, एक एथलीट है, उसने ये कदम क्यों उठाए? यहाँ पे कुछ सवाल है। कौन है लुइजी मैंजियोनी? आखिर क्या मजबूरी रही होगी लुइजी की, और उसने ब्रायन थॉमसन को ही क्यों चुना? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग उसे इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? चलो जानते हैं इस केस को। Luigi, why did you kill Brian Thompson? Luigi, why are you so angry at United Healthcare? लुइजी निकोलस मैंजियोनी का जन्म 6 मई 1998 को यूएसए के मैरीलैंड में हुआ था। लुइजी के पेरेंट्स का एक रियल एस्टेट का बिजनेस है एंड दे आर क्वाइट रिच। लुइजी ने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से किया था। Mr. Hubeck, members of the Board of Trustees, good afternoon. अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इसने जॉब करना शुरू किया एज ए डेटा इंजीनियर। लेकिन लुइजी की माँ इसी साल नवंबर में उसका मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती हैं। वो बताती हैं कि ही इज मिसिंग फ्रॉम पास्ट 100 और मोर डेज। और इसी साल अराउंड जून से लुइजी ने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करना बंद कर दिया था। वो हर जगह से अचानक गायब हो गया था। बेसिकली ही घोस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द होल वर्ल्ड। और करीब कुछ महीने पहले तक लुइजी वाज लिविंग अ ड्रीम लाइफ, अ पिंटरेस्ट लाइफ। लुइजी हवाई में था अपने दोस्तों के साथ। लुक एट दिस पिक्चर, हाउ हैप्पी ही इज। हवाई में लुइजी पूरा एडवेंचरस मोड में था। ही वाज हाइकिंग, डूइंग योगा, सर्फिंग एंड मेनी मोर। लेकिन इसका सब कुछ बदल जाता है बस एक मेडिकल सर्जरी के बाद। लुइजी पूरी तरीके से बदल जाता है। दरअसल लुइजी के बैक में बचपन से ही दर्द रहता था एंड हवाई में जब ये सर्फिंग कर रहा था तब एक एक्सीडेंट ने उसका दर्द और बढ़ा दिया। उसे सर्जरी करानी पड़ी थी और लुइजी के स्पाइन में करीब 4 स्क्रू लगाए जाते हैं। और लगभग इसी इंसिडेंट के बाद से लुइजी पूरी दुनिया से कट गया था। तारीख थी 4 दिसंबर 2024। सुबह सुबह ब्रायन थॉमसन अपने होटल से निकलकर मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे थे, और तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी जो कि क्रीम कलर की हुडी पहने रहता है, वो ठीक ब्रायन के पीछे से धड़ाधड़ करीब 3 गोलियां चला देता है ब्रायन के ऊपर, और उसके बाद से वो वहां से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है एंड पूरे मीडिया में एक खबर फैलने लगती है कि यूनाइटेड हेल्थ केयर का सीईओ की हत्या कर दी गई है, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी का मालिक है और 2 बच्चों के पिता भी। यूनाइटेड हेल्थ केयर अमेरिका के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है इंश्योरेंस सेक्टर में। पुलिस को वहां से कुछ बुलेट्स मिलती है जिस पे लिखा रहता है डिनाई, डिले एंड डिपोज। दरअसल किलर ने जो गन इस्तेमाल किया था वो 3D प्रिंटेड था, और ऐसा बोला जा रहा है कि बुलेट पे जो लेटर मेंशन था उसे इस बुक से उठाया गया है। और ये जो किताब है वो इंश्योरेंस कंपनी के टैक्टिक्स के पोल खोलती है। अब पुलिस लुइजी को पकड़ने के लिए इंटरनेट पे
फोटो डालती है एंड गेस व्हाट, लोग उसे हॉट असैसिन बुलाने लगे थे। फिर करीब 9 दिसंबर 2024 को लुइजी ने एक गलती कर बैठी। वो पेंसिल्वेनिया के एक मैकडी में बैठकर खाना ऑर्डर करता है एंड जैसे ही खाने के लिए लुइजी ने अपना मास्क नीचे किया, उसी वक्त पे वहाँ के एम्प्लॉय और कुछ कस्टमर उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड पुलिस को टिप ऑफ कर देते हैं। फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है और लुइजी को अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद से मानो पूरे अमेरिका में भूचाल आ जाती है। लोग इस सस्पेक्टेड मर्डरर के पक्ष में लिखने लगे थे। कोई से हॉट बुलाता तो कोई से इंस्टा पे डीएम कर रहा होता। मीन्स बहुत ही अजीब अजीब चीजें लोग लिखने लगे थे इंटरनेट पे। फ्री लुइजी की बात कर रहे थे लोग और अभी भी कर रहे हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ लोग तो उसके बुलेट पे प्रिंटेड लेटर्स का मर्चेंडाइज बनाकर बेच रहे हैं अमेजन पे, तो कुछ लोग लुइजी के लिए फंड रेज कर रहे हैं। और जिस रेस्टोरेंट में जिस मैकडी आउटलेट पे वो अरेस्ट होता है, उस मैकडी आउटलेट के बारे में नेगेटिव रिव्यू लिखने लगते हैं, वहाँ की एम्प्लॉय को बुरा भला बोलने लगते हैं, उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। और इन सब के पीछे जो चीज लोगों को प्रेरित कर रही थी ऐसा करने से, वो है अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम। इंश्योरेंस कंपनियां जो कि न जाने कितना पैसा वसूल कर रही हैं क्लेम डिनाई करके। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, यूनाइटेड हेल्थ केयर सबसे टॉप पे है क्लेम को डिनाई करने में। करीब 32% लोगों का क्लेम डिनाई होता रहता है XYG रीजन देकर, सिर्फ अकेले इस यूनाइटेड हेल्थ केयर कंपनी से। और भी न जाने कई कंपनियां लिस्ट में शामिल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनियां अक्सर सवाल के घेरे में रहती है एंड कई सारे ऐसे कंपनी हैं जो क्लेम को डिनाई कर देती है टर्म्स एंड कंडीशन का हवाला देकर। बट द क्वेश्चन इज कि क्या इसका सॉल्यूशन मर्डर है? आई गेस नो, नॉट एट ऑल। अगर आई रिपीट, अगर लुइजी ने क्राइम कमिट किया है तो ये सरासर गलत है। फिर सवाल उठता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी की वजह से जो लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं एंड उनकी मौत हो जाती है तो उनका क्या? एंड द आंसर इज कि दे आर आल्सो रॉन्ग। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि लोगों के साथ कुछ जर्नलिस्ट भी इस मर्डर को सपोर्ट कर रहे हैं एंड उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मानो लुइजी मैंजियोनी ने कुछ ऐसा कर दिया हो जो अमेरिका की जनता वर्षों से करने की सोच रहा हो, बट किसी की हिम्मत नहीं हुई वो कार्य करने की जो लुइजी मैंजियोनी ने कर दिखाया, जिसके कारण लोगों के अंदर जो आग दफन थी वो अब सतह पे आने लगी है और पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस आग का साक्ष्य है। फिलहाल लुइजी को जेल में रखा गया है। अब आगे का समय ही बताएगा कि उसके साथ क्या होता है। इस क्राइम के बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी के मालिक अब प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर करने लगे हैं। एक डर का माहौल बन गया है उन लोगों के बीच, सारे इंश्योरेंस कंपनी के मालिकों के बीच। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? अब तक आपको मालूम चल गया होगा कि हम सबका डिवाइस हमें सुनता है और कभी कभी देखता भी है। क्या आपको नहीं पता है? तो सुनो, अगला जो केस है एक डिवाइस की मदद से सॉल्व की गई थी। मतलब टेक्निकली एलेक्सा ने इस केस को सॉल्व किया था। आप खुद ही देख लो। 12 जुलाई 2019 की रात सिल्विया और एडम एक पार्टी से वापस घर आए थे। उस पार्टी में इन लोगों का एक दोस्त भी था। सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, मगर रात जैसे जैसे गहरी होती गई उनके बीच टेंशन भी बढ़ता गया और इन दोनों के बीच एक छोटी सी बात पर एक आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। एक ऐसी रात जो कभी नहीं भूली जा सकती। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसमें प्यार, मौत और टेक्नोलॉजी का एक अजीब खेल छुपा हुआ था। ये कहानी है सिल्विया गैल्वा और एडम क्रेस्पो की और इस कहानी का एक और किरदार था अमेज़न का एलेक्सा। यू हर्ड मी राइट। आखिर एलेक्सा का क्या रोल था इस केस में और क्या एलेक्सा ने सच में इस केस को सॉल्व कर दिया था? चलो जानते हैं इस केस को। सिल्विया गैल्वा एक 32 साल की हमेशा मुस्कुराने वाली जिंदा दिली लड़की थी जो अपने दोस्तों और परिवार से बहुत प्यार करती थी। और दूसरी तरफ एडम क्रेस्पो 43 इयर्स का एक स्मार्ट और चार्मिंग सा आदमी था और उन दोनों का प्यार उतना ही इंटेंस था जितने उनके आर्गुमेंट्स और फाइट्स। इन दोनों का रिश्ता काफी अनप्रेडिक्टेबल था, कभी ढेर सारा प्यार तो कभी इंटेंस आर्गुमेंट। एक दूसरे से जुदा भी नहीं रह सकते थे मगर साथ भी काफी मुश्किल से रहते थे। 12 जुलाई 2019 की रात सिल्विया और एडम एक पार्टी से वापस घर आए थे। उस पार्टी में इन लोगों का एक दोस्त भी था। सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था मगर रात जैसे जैसे गहरी होती गई उनके बीच टेंशन भी बढ़ता गया और इन दोनों के बीच एक छोटी सी बात पर एक आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। एडम और सिल्विया के बीच ये आर्गुमेंट कोई नया नहीं था और ना ही कोई पहली बार था। उनके आर्गुमेंट्स कभी कभी बहुत इंटेंस हो जाते थे और उस रात भी ऐसा ही कुछ होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मगर ये रात एक भयानक मोड़ लेने वाली
वाली थी। एडम के स्टेटमेंट के मुताबिक लड़ाई बेडरूम तक पहुंच गई थी। एडम का बोलना था कि वो सिल्विया को बेड से खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिल्विया काफी रेजिस्ट कर रही थी। वो अपने आप को बचा रही थी ताकि वो बेड से नीचे ना आ जाए। देखते ही देखते उनका झगड़ा और इंटेंस हो जाता है। एक छोटी सी लड़ाई एक बड़ी हादसा बन गई थी। उसी बेडरूम के एक कॉर्नर में और बेड के पास एक 5 फुट का भाला रखा हुआ था, सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस के तौर पर। लेकिन यही डेकोरेटिव पीस एक मौत का वेपन बनने वाला था। सिल्विया खुद को बचाने के चक्कर में उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया था और फिर जब एडम ने उसे खींचने की कोशिश की तो उसका वो भाला टूट जाता है। और जैसे ही वो पीस टूटता है और टूटने के बाद उसका 12 इंच का शार्प ब्लेड सीधा सिल्विया के सीने में घुस गया था। सिल्विया चीख उठती है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। एडम ने तुरंत उस ब्लेड को निकालने की कोशिश की, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। सिल्विया ने वहीं पे दम तोड़ दिया था। फिर उन दोनों का एक दोस्त तुरंत 911 पे कॉल करता है और इमरजेंसी सर्विस को बुलाता है। I'm not sure what happened or what she got hit with, but I know that there's blood on the floor. इमरजेंसी टीम जैसे ही घर पहुंचती है, उन्होंने देखा कि सिल्विया बेड पर बेजान पड़ी हुई थी। उसके कपड़ों पर, उसके पूरे बॉडी पर खून फैला हुआ था, ब्लड फैला हुआ था। एडम बिल्कुल शॉक में था। वो बार बार कह रहा था कि यह एक एक्सीडेंट था और पुलिस बिना किसी वक्त गवाए हुए एडम को 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेज में अरेस्ट कर लेती है। पर जो किसी ने नहीं सोचा था वो यह था कि इस घटना का एक और साक्षी भी था। वो था अमेजोन का एलेक्सा। यू हर्ड मी राइट। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक अजीब चीज सामने आई। सिल्विया और एडम के घर में अमेजोन का इको स्पीकर्स लगा हुआ था। मतलब एलेक्सा ने उनकी लड़ाई सुनी थी। वेल, इज इट पॉसिबल? हम सब जानते हैं कि हमारा फोन हम लोगों को सुन रहा है, हम लोगों को देख रहा है, और उसी तरीके से एलेक्सा और गूगल स्पीकर्स हम लोगों को सुन रहे हैं। अब सवाल ये था कि क्या एलेक्सा ने सिल्विया की आखिरी चीख रिकॉर्ड की थी? क्या उसने उस रात की असलियत को सच में अपने अंदर समेट रखा था? वेल, ये जो सवाल है पुलिस को लगातार हॉन्ट कर रही थी। फिर पुलिस वालों ने अमेजोन से रिकॉर्डिंग्स मांगने का फैसला किया। पहले तो अमेजोन वालों ने इनकार कर दिया, लेकिन जब कोर्ट ऑर्डर मिला तो उन लोगों ने पुलिस को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दे दी थी, वो सारा ट्रांसक्रिप्ट दे दिया था पुलिस को। अब सबका ध्यान एक ही चीज पर था कि क्या एलेक्सा के पास वो सबूत था जो बता सकता था कि सिल्विया की मौत एक एक्सीडेंट थी या कोई साजिश। फिर जब पुलिस ने इस केस की गहराई में जाना शुरू किया तो उन्हें सिल्विया और एडम के बारे में कुछ और बातें पता चली। उन दोनों के पिछले आर्गुमेंट्स और फाइट्स के बारे में भी पता चलता है। सिल्विया के फ्रेंड्स बताते हैं कि उन दोनों का रिश्ता काफी टॉक्सिक था और उनके बीच बहुत बार लड़ाई हो चुकी थी और होती रहती थी। लेकिन एडम का हर बार यही कहना था कि वो सिल्विया से सच में बहुत प्यार करता है और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना था जो उससे गलती से हो गया था। लेकिन अब सब कुछ एलेक्सा के उस रिकॉर्डिंग्स पर था। क्या टेक्नोलॉजी इंसान के क्राइम का सबूत दे सकती है? वेल, आगे पता चलेगा। जब रिकॉर्डिंग सुनी गई तो उसमें सिल्विया और एडम की लड़ाई की आवाज सुनाई दी। उन दोनों के बीच की बहस, उनकी चीखें, उनके आर्गुमेंट सब कुछ रिकॉर्ड हो रखे थे उस एलेक्सा के रिकॉर्डिंग्स में, उस एलेक्सा के डिवाइस में। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि उस आर्गुमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, जैसे भाला टूटने का स्नैप और सिल्विया की आखिरी चीख, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। क्या एडम सच बोल रहा था या फिर उसने जानबूझकर कोई साजिश के तहत सिल्विया की हत्या की थी? इस केस ने सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री को नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी के बीच एक नया डिबेट को जन्म दिया था उस वक्त पे। जैसे क्या हमारी स्मार्ट डिवाइसेस हमारी हर बात को सुन रही है? वेल, मेरा खुद का एक्सपीरियंसेस है कि हाँ, हमारा फोन हमको सुन रहा है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इस बात से अग्री करेंगे। नो, एक और स्टेटमेंट चर्चा का विषय बन गया था पूरी दुनिया में कि क्या इस तरीके के रिकॉर्डिंग्स लीगल एविडेंसेस के तौर पर यूज किए जा सकते हैं या नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि अगर एलेक्सा ने सच में सब कुछ सुना होता तो क्या सच कुछ और होता? वेल, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अब ट्रायल शुरू होने वाला था। सिल्विया गैल्वा की मौत ने फ्लोरिडा को हिला दिया था। एक प्यारी सी लड़की जो कुछ दिन पहले तक हंसती खेलती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। एडम क्रिस्पो जो कुछ दिन पहले तक एक चार्मिंग इंसान बनकर घूम रहा था, वो अब कातिल की कुर्सी पर बैठा था। पर सच क्या था? क्या एक मात्र दुर्घटना थी या कोई सोची समझी साजिश? जब एडम क्रिस्पो का ट्रायल शुरू हुआ तो कोर्ट रूम में रिपोर्टर्स, लॉयर्स और पब्लिक का हुजूम उमड़ पड़ा था। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे कि क्या एडम ने जानबूझकर सिल्विया का मर्डर किया या यह एक मात्र एक्सीडेंट था। पब्लिक काफी डिवाइडेड थी। कुछ लोगों का बोलना था कि एडम काफी वायलेंट था और उन्होंने अपनी गुस्से की वजह से सिल्विया की जान ले ली, और दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि सिल्विया खुद ही भाले पर गिर गई थी और ये सिर्फ एक भयानक दुर्घटना थी।
प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों तैयार थे। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि एडम और सिल्विया के रिश्ते काफी टॉक्सिक थे, जिसमें काफी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उन्होंने आर्गू किया कि भाला सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस नहीं था, बल्कि एडम ने गुस्से में उसे एज ए वेपन इस्तेमाल किया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि घर में जो एलेक्सा स्पीकर्स लगे हुए थे, मतलब एलेक्सा उस रात सब कुछ सुन रही थी। कोर्ट रूम में सबकी नजर एलेक्सा की रिकॉर्डिंग पर थी। फिर जब रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो सबकी सांसें थम गई थी। उस रिकॉर्डिंग में सिल्विया और एडम की लड़ाई की आवाजें सुनाई दी और बीच बीच में आवाज रुक भी गई थी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था, भाला टूटने का स्नैप और सिल्विया की आखिरी चीख, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ये सुनकर प्रोसिक्यूशन वालों के चेहरे उतर गए थे और वहीं पे डिफेंस के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मानो वो केस को जीत लिया हो। अब सवाल ये था कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या एडम को सच में दोषी माना जाएगा? वेल, काफी सारे ट्रायल्स चलने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में एडम को $65,000 का बॉन्ड भरने को बोला अगले तारीख तक। और जब ये फैसला अनाउंस हुआ तो कोर्ट रूम में अलग अलग रिएक्शंस भी आए। सिल्विया के फैमिली वाले रोने लगे थे क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जस्टिस पूरी तरीके से नहीं मिली है। वहीं एडम के तरफ से भी लोग इमोशनल हो गए थे। अब एलेक्सा का रोल इस केस में एक नया डिबेट खोल दिया था। वेल, एडम की कहानी तो खत्म हो चुकी है, पर सवाल अभी भी है कि अगर एलेक्सा ने सब कुछ सुना होता तो क्या सच कुछ और होता? क्या आप अपने घर के एलेक्सा या किसी भी स्मार्ट स्पीकर पर अभी भी भरोसा करेंगे? और क्या ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस हमारी सच में मदद करते हैं या फिर साइलेंटली हमें स्पाई कर रहे हैं? और क्या ये आगे चलकर हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं? अगला केस आपको इंसान के अंदर छुपे दरिंदे से मुलाकात करवाएगा, वो भी एक महिला दरिंदा। आपने इस वायरल वीडियो को जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, चाहे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे। और अगर नहीं देखा है तो ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 911, what is the location of your emergency? My boyfriend is dead. इमेजिन एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है प्यार, वफादारी और एक साथ मरने और जीने के कस्में और वादे से, लेकिन खत्म होती है एक सूटकेस के अंदर बंद एक लाश के साथ। एक ऐसी कहानी जिसमें ना तो पैसा इन्वॉल्व था, ना ही लालच और ना ही कोई छुपा हुआ एजेंडा। तो फिर ये मर्डर किया क्यों गया था? आज बात करेंगे सायरा बून और जॉर्ज टोरस जूनियर की कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार की जगह नशा और मस्ती की जगह मौत ने ले ली थी। और सबसे शॉकिंग बात, मर्डर होने के बाद भी सायरा बून आराम से सो गई थी। और जब उसने पुलिस को कॉल किया तो सायरा इतना कैजुअल थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, या फिर मानो अपने उबर को कॉल कर रही हो। आखिर एक इंसान का मर्डर होने के बाद कोई कैसे इतना कैजुअली रिएक्ट कर सकता है, वो भी जब उसका पार्टनर का मर्डर हुआ हो? ये सिर्फ एक बदतमीजी भरी मजाक थी जो किसी भयानक अंजाम तक पहुंच गई थी, या फिर पहले से ही ये एक सोची समझी साजिश थी, या फिर किसी तरीके का कोई बदला था? चलो जानते हैं इस केस को। 911, what is the location of your emergency? सायरा बून ये किसी एक आम औरत की तरह थी जो अमेरिका के फ्लोरिडा के एक शहर में रहती थी। अपने आप को एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी इंसान बताने वाली सायरा की जिंदगी बाहर से देखने में तो एकदम नॉर्मल सी लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी, बिगड़ रही थी और उसका खुद पर से कंट्रोल खत्म होते जा रहा था। उसके पार्टनर जॉर्ज टोरस जूनियर, जिसे ट्रे भी कहा जाता था, वो भी एक डिवोर्सी था और सायरा का भी डिवोर्स हो रखा था। तो दोनों एक साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नए रिश्ते में बेचैनी, पुलिस के चक्कर और नशा कुछ ज्यादा ही होने लगा था। जॉर्ज ट्रे का पास्ट उतना क्लीन नहीं था, उस पर भी कई बार पुलिस के केसेस लग चुके थे और सिर्फ 2019 में ही उसने 3 बार जेल का दरवाजा देख चुका था। और हर बार जब शहर में कुछ नया क्राइम होता तो पुलिस सबसे पहले ट्रे को उठा कर ले जाती थी और सायरा बून इसके लिए भी काफी परेशान रहती थी। लेकिन सायरा का एक अजीब सा अटैचमेंट भी था टोरस के साथ, वो चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। अब जब सायरा और ट्रे का अफेयर शुरू हुआ था तब सायरा एक शरीफ और सिंपल लड़की थी। वो ड्रिंक्स भी कभी कभार लिया करती थी, बस वो घर संभालती थी और अपने आप से मतलब रखती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ट्रे के साथ रहते रहते वो भी शराब कुछ ज्यादा ही पीने लगी थी सायरा बून, और ये मोहब्बत और नशे की दुनिया एक दिन मौत का रीजन बन गई थी। आगे बताता हूँ कैसे। एक नॉर्मल सा शाम, एक छोटी सी पार्टी और एक मौका जो मौत में बदल जाता है। सायरा
शहरा और ट्रे 23 फरवरी 2020 की शाम एक वाइन की बोतल लेकर बैठ जाते हैं आराम से। गार्डन में बैठकर दोनों वाइन का मजा ले रहे थे और पूरी बोतल खत्म करने के बाद दोनों गार्डन से अंदर घर में चले जाते हैं। शहरा के मुताबिक उस रात कोई झगड़ा नहीं हुआ था, दोनों हंसी मजाक कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे। और तभी ट्रे ने शारा को एक गेम खेलने का आइडिया दिया, एक ऐसा गेम जो उसी की मौत की वजह बन जाती है। ट्रे ने शहरा से कहा कि चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, मतलब लुक्का छिपी खेलते हैं। एंड शहरा को ये आइडिया थोड़ा बचपना सा लगता है, लेकिन नशे में डूबे होने की वजह से वो मना नहीं कर पाती है और गेम खेलने लगती है। शुरू में दोनों घर के अंदर ही लुक्का छिपी खेल रहे थे, छुपम छुपाई खेल रहे थे, लेकिन दो तीन राउंड गेम होने के बाद जब गेम बोरिंग हो गया तब ट्रे ने इस गेम में एक नया ट्विस्ट ऐड करने का सोचा। वो शहरा से बोलता है कि वो एक बड़ा सूटकेस लाए और ट्रे उसके अंदर जाकर छुप जाता है। आई नो ये थोड़ा वियर्ड है कि वो सूटकेस लेकर आता है, उसमें वो छुप जाता है, ये कैसा लुक्का छिपी, आई डोंट नो। अब सीन ऐसा था कि ट्रे सूटकेस के अंदर था, शहरा ने उसका जिप बंद कर दिया था, उसका चेन लगा दिया था। शहरा के मुताबिक ये एक मजाक था और चेन बंद करने के बाद ट्रे अंदर से चिल्लाते रहता है कि उसका दम घुट रहा है, उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन शहरा बून को ये सब हंसी और मजाक लग रहा था। उसने जॉर्ज ट्रे की हालत को एक बार भी सीरियसली नहीं लिया, उल्टा उस पर वो टॉन्ट कस रही थी। आप खुद इस वीडियो को देखो। For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. और सबसे शॉकिंग बात, शहरा ने अपने ही फोन से ये वीडियो बनाया था जिसमें ट्रे अंदर से चीख रहा था। जब ट्रे अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगा तब भी शहरा ने सूटकेस को नहीं खोला था। उसने सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किया, उसका मजाक बनाया और फिर हंसते हुए ऊपर जाकर अपने बेड पर सो गई। सोचो एक बार, एक बंदा जिंदा अपनी जान की भीख मांग रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि शहरा का पार्टनर है, लेकिन उसका शहरा ने उसे बचाने के बजाय चिल कर सो जाना ज्यादा बेहतर समझा और अपने पार्टनर ट्रे को उसे जिंदा उसी सूटकेस में पूरी रात छोड़ देती है। और फिर सुबह जब शहरा उठती है तो उसे याद आता है कि ट्रे कहाँ है, वो तो उसके बगल में है ही नहीं। फिर नीचे जाकर जैसे ही उसने सूटकेस को खोला तो उस सूटकेस से ट्रे की लाश निकलती है। वो पूरा नीला पड़ चुका था और उसकी बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़ गई थी। शहरा यहाँ पे थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन उसने अभी भी पहले एम्बुलेंस नहीं बुलाई। सबसे पहले उसने अपने एक्स हस्बैंड को बुलाया और उसे पूरी कहानी बताती है, वेल अपनी वर्जन वाली कहानी बताती है। फिर थोड़ी देर बाद शहरा 911 को कॉल करती है। 911, what is the location of your emergency? My boyfriend is dead. फिर उसी फोन पर उसे CPR देने को बोला जाता है। Right, is he breathing? No. I need you to get him on the floor, flat on his back for me, okay? Place the heel of your hand on his breastbone, right in center of the chest. Yes. Put your other hand on top of that hand. If I look at him, you can tell. Okay. फिर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसने देखा कि शहरा चिल मार रही थी और उल्टा पुलिस वालों से ही सिगरेट मांग रही थी। Can I have a cigarette, please? Ma'am, I can't take anything out of the house. It's on the back porch. Nope, all of it. It's secure, okay? Back down, because I don't want you. Can I have one more sip of water, please? Yes, go. सोचो, एक बंदा मर गया है, उसका पार्टनर मर गया है और ये मैडम सिगरेट की डिमांड कर रही हैं, पानी की डिमांड कर रही हैं। चलो पानी के बारे में तो समझा जा सकता है, लेकिन सिगरेट वो भी पुलिस वालों से। और फिर जब पुलिस ने शहरा से इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछा तो उसका बोलना था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, सिर्फ एक गेम था जो एक एक्सीडेंट का रूप ले लिया था। No, he got in the suitcase, so he thought it would be funny to put in the suitcase. So I was like, okay, well, I'm gonna joke with you and I'll zip you up and make him, squirm a little bit, whatever it is. But then I fell asleep. लेकिन जो एविडेंस पुलिस को हाथ लगे उससे शहरा की पूरी सच्चाई खुलने वाली थी, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आने वाली थी। उसी के फोन रिकॉर्डिंग में उसी की आवाज थी जिसमें वो जॉर्ज का मजाक उड़ा रही थी। ट्रे के बॉडी पे स्ट्रगल के निशान थे, उसके बॉडी पे चोट के निशान थे। अब पुलिस यहाँ पे पूछताछ करने के बाद शहरा बून को अरेस्ट कर लेती है। इमेजिन अगर कोई बंदा सिर्फ गेम खेल रहा हो तो क्या वो मरते वक्त चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान की भीख मांगेगा? सोचो। वेल सोचने से क्या, फैसला तो कोर्ट ही
नहीं करने वाला था, लॉ एंड ऑर्डर ही करेगी आगे जाकर। और जब पुलिस ने शायरा का फोन जब्त किया था तो शायरा को लगता है कि वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। उसने बिना किसी टेंशन के पुलिस को अपना फोन हैंड ओवर कर दिया था, बिना ये सोचे हुए कि उसका सबसे बड़ा राज उसी के फोन में छुपा हुआ था। उसे ये थोड़ा भी याद नहीं था कि उसने नशे के हालत में क्या किया है, और अगर उसे पता होता तो शायद वो फोन कभी पुलिस के हाथ लगने ही नहीं देती। लेकिन अब सच पूरी दुनिया के सामने आने वाला था, एक ऐसा सच जो लोगों को आग बबूला करने वाला था शायरा बून के खिलाफ। पुलिस ने जब पहली वीडियो देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। इस वीडियो में जॉर्ज टोरस सूटकेस के अंदर बंद था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन शायरा वो क्या कर रही थी? उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। ये सुनकर पुलिस भी शॉक हो जाती है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। दूसरी वीडियो और भी डरावनी थी। जब जॉर्ज ने उस सूटकेस के अंदर से हिलने की कोशिश की तो शायरा ने उस सूटकेस को उल्टा कर दिया था। सोचो कितनी सफोकेशन हो रही होगी उसे। और इस वीडियो में भी जॉर्ज चीख रहा था। और फिर उसने वीडियो को बंद किया और ऊपर जाकर अपने कमरे में आराम से सो गई थी। फिर जब फॉरेंसिक टीम ने जॉर्ज की बॉडी की ऑटोप्सी की तो सच और भी डरावना निकला। जॉर्ज की मौत दम घुटने की वजह से तो हुई ही थी, लेकिन उसके शरीर पर कई जगह जख्म के निशान भी थे, चोट के निशान भी थे। उसके हाथों पर भी गहरे कट्स थे, खरोच थे। मतलब जॉर्ज को पहले मारा गया था, पीटा गया था, फिर उसे सूटकेस में बंद किया गया था और फिर उसे वहीं पे छोड़ दिया गया था उसे मरने के लिए। अब पुलिस के हाथ कई सारे सबूत लग चुके थे, उसका फोन, सीसीटीवी फुटेज, ऑटोप्सी रिपोर्ट, और सबके सब यही कह रहे थे, यही सारा था कि शायरा बून दोषी है। पुलिस ने उससे पूछा कि जॉर्ज के शरीर पर इतनी चोट की निशान कहां से आए, तो उसका बोलना था कि मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है उसने खुद को चोट पहुंचाई हो या फिर गिर गया हो, आई डोंट नो एनीथिंग। लेकिन जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा तो कुछ चीजें क्लियर हो गई थी। पड़ोसियों ने ये कंफर्म किया कि शायरा और जॉर्ज उस रात कुछ चिक्कम चिल्ली कर रहे थे। उन्होंने सुना था कि घर के अंदर से बहुत जोर से कुछ चीजें गिरने की आवाज आई थी। इसका मतलब या तो जॉर्ज सीढ़ियों से गिरा था या फिर शायरा ने उसे सूटकेस में बंद कर सीढ़ियों से ढकेल दिया था। वेल, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। और फिर जब पुलिस ने शायरा से पूछा कि तुमने जॉर्ज को एक बार भी निकालने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उसका बोलना था कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ, जॉर्ज मुझे मारता पीटता था और ये जो हुआ एक एक्सीडेंट था। लेकिन जब पुलिस ने उसकी हिस्ट्री चेक की तो फिर जाकर सच सामने आता है। जॉर्ज टोरस ने एक दो बार उसके साथ मारपीट भी किया था। मामला पुलिस में भी गया था, लेकिन फिर दोनों हर बार समझौता कर लेते थे। और फिर जब पुलिस ने शायरा की हिस्ट्री चेक की तो ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी को सूटकेस के अंदर बंद किया हो। 2017 में शायरा ने अपने एक फेसबुक पोस्ट पे फोटो डाली थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा सूटकेस के अंदर था। और फिर जब पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर उससे पूछताछ की थी तो उसने बच्चे से झूठ बुलवा दिया था कि वो मजाक कर रहा था, वो खुद अपने मर्जी से सूटकेस के अंदर गया था। मामला कोर्ट में जाता है, लेकिन शायरा बून का ट्रायल शुरू होने से पहले ही ये केस नेशनल हेडलाइन बन चुका था। पब्लिक आउटरीच, फॉरेंसिक एविडेंस और वायरल वीडियोस ने शायरा बून को ऑलरेडी कोल्ड ब्लडेड मर्डरर का रूप दे दिया था। अब कोर्ट रूम में शायरा बून एंटर होती है, लेकिन अगेन उसके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था और न ही कोई रिग्रेट था। कोर्ट के सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे जाते हैं, जैसे शायरा बून ने जानबूझकर जॉर्ज टोरस को सूटकेस में बंद किया था और उसके चीखने की आवाज को इग्नोर किया था जिसमें वो जान की भीख मांग रहा था। वीडियो एविडेंस ने ये साफ दिखाया कि शायरा ने जॉर्ज की जान बचाने के बजाय उस पर हंसना और उसका मजाक उड़ाना बेहतर समझा। ऑटोप्सी रिपोर्ट ये प्रूफ करती है कि जॉर्ज टोरस की सफोकेशन से मौत हुई थी, दम घुटने की वजह से मौत हुई थी और ये इंस्टेंट नहीं था बल्कि पेनफुली और स्लो मौत थी। उसके बॉडी पर भी कई जगह चोट और खरोच के निशान थे। उसके नाखून में सूटकेस का कपड़ा फंसा हुआ था। नाउ इमेजिन, क्या ये एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर है? आई डोंट थिंक सो। शायरा की तरफ से करीब 9-10 वकीलों ने केस लड़ा था क्योंकि सारे के सारे वकील उस केस को छोड़कर भाग जा रहे थे। और जब उस वायरल वीडियो को कोर्ट रूम में चलाया गया तो पूरा कोर्ट में एक ऑकवर्ड सा मोमेंट हो गया था। सब लोग शायरा के उस शैतानी हंसी पे शॉक थे। फाइनली कोर्ट ने शायरा को 2nd डिग्री मर्डर में दोषी मानकर उसे आजीवन जेल में रहने की सजा सुनाती है। Court pronounces sentence as follows. Ms. Boone,
Court sentences you to life. शायरा और जॉर्ज करीब 4 साल से एक साथ थे, लेकिन जॉर्ज टोरस एक ऐसा इंसान था जो अपने पूरे परिवार के साथ लड़कर शायरा बून के साथ रहने आया था, उसके साथ अपना जीवन बिताने आया था। जॉर्ज ने अपने प्यार में सब कुछ त्याग दिया था, अपना परिवार तक, लेकिन शायरा बून के अंदर नफरत और नशा भर चुका था। लुक, आपने ब्रूस ली का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आप उसके बेटे के साथ हुई त्रासदी से वंचित होंगे और अगला केस आपको उसी हकीकत से रूबरू करवाएगा। 27-year-old Brandon Lee was killed during a movie set accident today. 31 मार्च 1993 को हॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा हादसा होता है जिसे इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक भुलाया नहीं गया है। एक उभरता हुआ स्टार ब्रैंडन ली जो हॉलीवुड में अपना मुकाम बनाने के लिए तैयार था, लेकिन बदकिस्मती कि एक शूटिंग सीन के दौरान हमारे बीच से चला गया, मींस उसकी मौत हो गई। Actor Brandon Lee, 28, died at 1:04 p.m. Eastern Standard Time. ब्रैंडन ली कोई और नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर एंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ब्रूस ली का बेटा था। वही ब्रूस ली जिसने पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट को एक नई पहचान दी थी अपने अनोखे अंदाज के बदौलत। ब्रैंडन ली के लिए ये सिर्फ एक नाम ही नहीं था बल्कि एक लेगेसी थी, एक विरासत थी जिसे वो ना सिर्फ साझा कर रहा था बल्कि उसमें अपना अलग जादू जोड़ रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि जो इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम लेने को तैयार था, वो एक फिल्म सेट के अंदर इतनी संदिग्ध हालत में अपनी जिंदगी खो बैठा? क्या ब्रैंडन ली की मौत सिर्फ एक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश, या किस्मत ने एक बार फिर से ली फैमिली के साथ एक नई ट्रेजेडी लिखी थी? चलो जानते हैं इस केस को। लुक, मैंने ऑलरेडी ब्रूस ली के डेथ मिस्ट्री और उनके ऊपर बने उनके डेथ के थ्योरीज के बारे में बात कर रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में बात करेंगे ब्रैंडन ली के डेथ मिस्ट्री के बारे में, जो कि ब्रूस ली का बेटा था। 1 फरवरी 1965 को ब्रैंडन ब्रूस ली का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उनके पिता ब्रूस ली एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और एक बेहतरीन एक्टर थे, एक कलाकार थे, एक आइकन थे, और उनकी मां लिंडा एमरी एक टीचर थी। उन दोनों के लिए यह एक खास पल था जब ब्रैंडन का जन्म हुआ था। ब्रैंडन अपने पिता ब्रूस ली से सिर्फ एक बेटा की तरह ही नहीं जुड़े हुए थे बल्कि एक स्टूडेंट की तरह भी थे। वो उनके फिलॉसफी, क्रिएटिविटी और मार्शल आर्ट के गुणों को अपने अंदर समेट रहे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में ब्रैंडन ली अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। 20 जुलाई 1973 को एक फेमस एक्टर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ब्रूस ली की हांगकांग में संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। Them weeping teenagers jammed police barricades. उस वक्त पे उनकी उम्र मात्र 32 साल थी और सिर्फ 8 साल की उम्र में ब्रैंडन ली ने अपने पिता को खो दिया था। ब्रूस ली की संदिग्ध मौत का कारण बताया जाता है कि उनकी ब्रेन में स्वेलिंग होने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन ना जाने कई सारे थियरीज हैं इनके मौत को लेकर, जिसका जिक्र मैंने एक वीडियो में किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर बाद में देख लेना। बैक टू वीडियो। ब्रूस ली का मौत एक घाव की तरह ब्रैंडन ली के अंदर कई सालों तक छिपा रहा, लेकिन अपने पिता की लेगेसी ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी और वो लगातार प्रयासरत भी रहे थे अपने जीवन में कुछ करने के लिए। वो हर वक्त कोशिश करते रहते थे। हॉलीवुड में ब्रैंडन ली की एंट्री लेना मानो एक मिशन था, क्योंकि उन्हें अपने पिता की लेगेसी को और आगे ले जाना था और साथ ही साथ अपना भी अलग मकाम बनाना था। 1986 में ब्रैंडन ली ने कुंग फू द मूवी में अपना पहला रोल किया था, लेकिन ब्रैंडन ली के लिए ये एक शुरुआत थी। रैपिड फायर, शोडाउन इन लिटिल टोक्यो जैसे फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनके परफॉर्मेंस ने उन्हें एक एक्शन आइकन की तरह सेट किया, एक एक्शन हीरो की तरह सेट किया। मगर सच कहूं, इतना मेहनत और सक्सेसफुल हिट देने के बावजूद भी इन्हें सबसे ज्यादा कंपेयर इनके पिता ब्रूस ली से किया जाता था। एक बार एक इंटरव्यू में ब्रैंडन ली ने खुद कहा था कि मुझे सिर्फ ब्रूस ली का बेटा ही नहीं रहना है, मुझे अपनी अलग पहचान बनानी है और मैं उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। फिर आता है साल 1993। फिल्म थी द क्रो। ब्रैंडन ली इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे थे। वो एरिक ड्रिवन का रोल प्ले कर रहे थे। द क्रो एक नोयर सुपरनेचुरल फिल्म थी जिसमें ब्रैंडन का कैरेक्टर रिवेंज लेता है अपनी फियांसे की हत्या के लिए। लेकिन क्या पता था कि जो सीन फिल्म में फिक्शनल थी वो एक दिन रियलिटी बन जाएगी। वो बोलते हैं ना, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, यू नेवर नो द नेक्स्ट डिप और द नेक्स्ट हाई। और ठीक ब्रैंडन के पिता के जैसा ब्रैंडन के भी जीवन में कुछ ऐसा ही डिप आने वाला था जिसका अनुमान
कोई नहीं लगा सकता था, जिसके बारे में कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता था। तारीख थी 31 मार्च 1993। ब्रैंडन ली सेट पे अपना सीन शूट कर रहे थे। फिल्म थी दी क्रो। सीन में उन्हें एक्टर माइकल मासी के गन से शूट किया जाना था, एक प्रॉप गन से। जाहिर सी बात है, फिल्म शूट हो रही है तो नकली गन ही इस्तेमाल होगा, या फिर गन असली है तो उसमें नकली गोली के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लाइक ब्लैंक बुलेट्स। वी ऑल नो दैट, डिडंट वी? लेकिन इस प्रॉप गन ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। I mean, सपनों में भी नहीं। पहले ऑलरेडी एक सीन में फेक बुलेट का इस्तेमाल किया गया था। इस गन के साथ एक सीन शूट की गई थी जिसमें नकली बुलेट इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसी सीन में एक बुलेट चैम्बर में ही फंसी रह गई थी और वो बुलेट उसी में रह गई थी। और जब एक्चुअल सीन में एक्टर मासी ब्रैंडन ली को शूट करते हैं तो ब्रैंडन ली को सीन में आगे की ओर गिरना था, लेकिन उल्टा ली पीछे की ओर गिर जाते हैं। Then when everyone heard the medic go, "Brandon, are you all right?" The place just went. डायरेक्टर एलेक्स कट बोलता है एंड ली को आवाज लगाता है, लेकिन ब्रैंडन ली कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। दरअसल सभी लोगों को लग रहा था कि ब्रैंडन ली एक्टिंग कर रहा है, सिंस ही वाज अ गुड एक्टर। दरअसल जब एक्चुअल सीन के लिए ब्लैंक राउंड्स डाले गए थे तो उसमें फंसी हुई बुलेट ने रियल बुलेट की तरह काम करते हुए ब्रैंडन ली को शूट कर दिया था। और उस वक्त पे क्रू मेंबर्स ने सोचा कि ब्रैंडन एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब तक उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया सब खत्म हो चुका था। 28 साल का ब्रैंडन ली की उसी दिन मौत हो जाती है, बिल्कुल सडन मौत। Actor Brandon Lee, 28, died at 1:04 p.m. Eastern Standard Time. किस्मत ऐसा कि पिता के मौत की उम्र से 4 वर्ष कम ही जिया था इस ब्रैंडन ली ने। और ब्रैंडन ली अपने इस फिल्म के शूट के बाद अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एलिजा ह्यूटन से शादी करने वाले थे, लेकिन अफसोस। And if you wouldn't mind, I'd just like to say hi to Lisa, my girlfriend, who's waiting for me back at the hotel. A born romantic. Would you please thank Brandon Lee? Thanks, buddy. और इनके भी मौत के बाद कुछ थ्योरीज बनाई गई थी, जैसे पूरा ली परिवार श्रापित है एंड ऑल। और मैंने ब्रूस ली वाले डेथ मिस्ट्री वीडियो में भी इस थ्योरीज का जिक्र किया है। People always say, "Oh, your family lives under some sort of a curse," and I don't believe that. लेकिन उस हादसे के बाद पूरा हॉलीवुड इंडस्ट्री हिल गया था। ब्रैंडन ली की मौत को एक एक्सीडेंट बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे के नेग्लिजेंट और सेफ्टी मेजर्स ने इंडस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया था। और इस केस में किसी के ऊपर भी कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे थे। फिल्म द क्रो को 1994 में रिलीज किया जाता है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट भी रही थी, लेकिन ब्रैंडन ली के बगैर इस फिल्म की कमी हमेशा महसूस की गई। और आज तक इस हादसे का दर्द ली के फैंस, उनके फैमिली और उनकी गर्लफ्रेंड एलिजा के दिल में जिंदा है। एलिजा करीब 10 साल बाद शादी कर लेती हैं। तो ये थी ब्रैंडन ली की कहानी, एक लेगेसी जो कहीं खो गई लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। आपको क्या लगता है, ब्रैंडन ली की मौत एक एक्सीडेंट थी या किसी सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस का नतीजा? आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो भूत प्रेत का जरूर जिक्र किया होगा, या किसी से उसके बारे में सुना होगा, या फिर उससे रिलेटेड फिल्में तो जरूर देखी होगी, लेकिन शायद आपको भारत के उस इंसान की कहानी नहीं मालूम होगा जो साइंटिफिक तरीके से उन आत्माओं से बातचीत करने का दावा करता था और अचानक से एक दिन उनकी ही संदिग्ध हालत में मौत हो गई। और उनका नाम था गौरव तिवारी। आप ये फोटो को देखिए, डिड यू नोटिस समथिंग? ओके, कोई बात नहीं। अब आप ये तीनों फोटो को देखिए। अगेन कुछ डिफरेंस दिखा आपको? अगर दिखा फिर भी ठीक, और अगर नहीं दिखा तो आगे वीडियो में इस तस्वीर के बारे में बात करेंगे। ये सारी पिक्चर्स इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के द्वारा लिया गया था। लेकिन 7 जुलाई 2016 की सुबह अचानक इनकी बाथरूम में मौत हो जाती है। एंड मरने के बाद से लेकर अभी तक इनके बारे में 2 थ्योरीज पे बात हो रही है, जिसकी बात आगे के वीडियो में करेंगे। कौन थे गौरव तिवारी एंड क्या है इनके मौत के वो 2 थ्योरीज? चलो जानते हैं इस केस को। अच्छा, आपसे एक सवाल है, डू यू बिलीव इन घोस्ट? और क्या ये वाकई में होते हैं? आप मुझे कमेंट में बताओ। जब भी भूत प्रेत की बात होती है तो हम लोग 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं। एक जो इन्हें मानते हैं कि हाँ भूत प्रेत होते हैं, और दूसरा जो साइंस के मत्थे मर देते हैं। वो साइंस का रेफरेंस देते हुए इसे एक एनर्जी बोलकर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सभी लोगों का अलग अलग चीज़ों में अपना अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी का मानना होता है कि वो लोग भूत खुद अपनी आंखों से देखे हैं, और किसी का बोलना होता है कि इट इज जस्ट एन इल्यूजन, मेंटल इल्यूजन, एंड समबडी बिलीव्स इन बैड एनर्जी, लाइक नेगेटिव एनर्जी। अगर गौरव तिवारी के सभी कामों के बारे में बात करूं तो घंटों कम पड़ जाएंगे। सो चलो गौरव तिवारी को जानते हैं उनके कुछ फेमस केसेस के माध्यम से।
गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को बिहार के पटना में हुआ था एंड वो दिल्ली में पले बढ़े थे। गौरव तिवारी अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो यूएसए चले गए थे कॉमर्शियल पायलट की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनके घर वालों का यही मन था कि गौरव बड़ा होकर पायलट बने। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं, अभी तक गौरव तिवारी भूत प्रेत पे बिलीव नहीं करते थे एंड न ही उनके कोई परिवार में इन सब बातों पे बिलीव करता था। 2006 में यूएस जाने के बाद गौरव जिस फ्लाइट स्कूल में एडमिशन लिए थे उसी फ्लाइट स्कूल के द्वारा उन्हें एक अपार्टमेंट दिया गया था रहने के लिए। एंड गौरव तिवारी वहां रहते रहते कुछ अनयूजुअल चीजें नोटिस करना शुरू करते हैं। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, कोई उनके कानों में विस्पर कर रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बेड के पास कोई लेटा हुआ है। वो अपने कमरे में किसी को महसूस कर रहे थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कमरे में कोई चल रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ बुनबुना रहा है। एंड ठीक यहाँ से गौरव तिवारी के दिमाग में ये सवाल घुस जाता है, इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ? डू घोस्ट रियली एग्जिस्ट? और अगर नहीं तो फिर मुझे ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ इस अपार्टमेंट में कोई और भी रह रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, सम इनविजिबल पर्सन और सम काइंड ऑफ एनर्जी, कुछ तो है। उसके बाद गौरव तिवारी लग जाते हैं इन चीजों के बारे में पढ़ाई करने के लिए। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे रिसर्च करने लगते हैं एंड ये बात जब घर वालों को पता चली तो घर वाले काफी नाराज हुए। आवर पेरेंट्स, यू नो, लुक, अब कोई भी पेरेंट्स नाराज होगा कि कहाँ एक लड़का हवाई जहाज उड़ाने की पढ़ाई करने गया था एंड अचानक से भूत प्रेत वाली पढ़ाई में उतर गया। किसी भी पेरेंट्स को चिंता होगी इस बात को लेकर। एनीवे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च खत्म करने के बाद गौरव तिवारी 2009 में इंडिया आ जाते हैं एंड यूं कह लो कि गौरव तिवारी का उस वक्त किस्मत काफी सही था कि उस वक्त पे इंडिया के सभी न्यूज चैनल्स पे भूतों वाला सीजन चल रहा था, अफवाहों वाला सीजन चल रहा था, टीआरपी वाला सीजन चल रहा था। कोई न्यूज चैनल स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में बताता तो कोई भूतों के साथ रात गुजारता। इंडिया आने के बाद गौरव तिवारी अपने कुछ घोस्ट कैचर दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। एंड गौरव तिवारी उस वक्त पे इंडिया के हर एक न्यूज चैनल के साथ काम किए जो भूतों पे स्टोरीज कर रहे थे। गौरव ने कई सारे सीरियल्स भी किए, उनमें से कुछ हैं MTV गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी, फियर फाइल्स एंड इस तरीके के कई शोज। इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल घोस्ट रिलेटेड शोज भी किए थे। आपको वीडियो के इंट्रो में जो पिक्चर दिखा था वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के एक हॉन्टेड जेल का है। ऑस्ट्रेलिया के उस जेल के आसपास के लोगों का मानना है कि उस जेल में एक गार्ड की मौत हो गई थी एंड तब से लेके अब तक वो गार्ड हर रोज रात में उस जेल की रक्षा करता है। एंड इसी सिलसिले में गौरव तिवारी अपने टीम्स और घोस्ट कैचर डिवाइसेस के साथ वहां पे पहुंचते हैं एंड रात के अंधेरे में अपने नाइट विजन कैमरा से जेल के कॉरिडोर का पिक्चर्स क्लिक करते हैं। वो कई सारे पिक्चर्स लेते हैं, किसी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन एक पिक्चर में उन्हें ह्यूमन शेप का कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई ह्यूमन वहां पे खड़ा है, बट क्या वो वाकई में जेल का गार्ड ही था? ये शायद गौरव को ही नहीं पता था, बट वो और उनकी टीम फेल्ड समथिंग अनयूजुअल दैट डे। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में ही एक और इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव डिसाइड करते हैं कि वो पूरी रात एक मुर्दा घर में बिताएंगे, वो लाशों के साथ सोएंगे। हालांकि इस वक्त पे इनके पैर में फ्रैक्चर था लेकिन फिर भी वो व्हील चेयर पे बैठकर मॉर्ग तक आते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनका एक दोस्त उस मुर्दा घर में रात बिताने वाला था लेकिन जैसे ही चिलर के ट्रॉली बेड पे वो लेटता है वो डर जाता है एंड वो गिव अप कर देता है। फिर इस काम को करने के लिए गौरव रेडी हो जाते हैं। फिर गौरव तिवारी चिलर के ट्रॉली बेड पे लेट जाते हैं अपने नाइट विजन कैमरा और कुछ डिवाइसेस के साथ। उनका दोस्त चिलर का दरवाजा बंद कर देता है एंड वो पूरी रात उस चिलर में रहते हैं जिसका टेम्परेचर -डिग्री में रहता है। उनके आसपास के सभी कंटेनर्स में डेड बॉडीज पड़े थे लेकिन गौरव तिवारी वहां से कुछ खास हासिल नहीं कर पाते हैं। उन्हें बस डिवाइसेस में कुछ इंटरप्शन सुनाई देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड उस मुर्दा घर में जाने से पहले गौरव तिवारी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। वो बोलते हैं नॉलेज कैंसल्स फियर एंड आई एम गोइंग टू टेक सम नॉलेज, कि मुर्दा घर में आखिर होता क्या है, क्या डेड बॉडीज आपस में बातें करते हैं या नहीं। एंड ऐसे ऐसे करीब 6000 से ज्यादा भूतिया जगहों पे गौरव और उनके टीम छानबीन कर चुके थे एंड वो अराउंड द ग्लोब ऐसी चीजों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जिसमें से भारत के भी कुछ हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जैसे कि मुंबई का मुकेश मिल्स, भानगढ़ फोर्ट जैसे कई जगह शामिल है। गौरव का जो ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, उसके ऑफिस में हर रोज स्पिरिट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉल्स आते थे, उससे रिलेटेड ईमेल्स आते थे, लोग उन्हें अपने घरों में बुलाते थे। एंड इस तरीके के कई सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के बाद गौरव और उनकी टीम एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे। उन लोगों का कंक्लूजन था कि 98% ऑफ केसेस आर साइकोलॉजिकल एंड बाकी के 2% में दे बिलीव आर रियल, लाइक रियल घोस्ट। जनवरी 2016 में गौरव तिवारी की शादी हो जाती है। शादी के बाद तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन गौरव तिवारी की वाइफ को ये भूत प्रेत वाला प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी वाइफ चाहती थी कि उसका पति फॉर्मल पहने, टाई पहने, कोट पहने, लेदर बैग लेके कॉर्पोरेट ऑफिस जाए, लाइक टिपिकल
जॉब करे। गौरव अपनी इस प्रोफेशन की वजह से अक्सर घर लेट आया करता था एंड इस बात को लेकर घर वाले काफी नाराज रहा करते थे। 6 जुलाई 2016 रात में दिल्ली के जनकपुरी के घर में गौरव तिवारी एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एंड काम खत्म करने के बाद रात में करीब 1:30-2 बजे के आसपास वो वापस घर आते हैं, सोते हैं, सब कुछ ठीक था। हर रोज की तरह गौरव तिवारी सुबह उठता है एंड वॉशरूम जाता है, लेकिन उस दिन गौरव तिवारी बाथरूम में यूजुअल टाइम से ज्यादा टाइम ले रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद बाथरूम से कुंडी को लगाने या उसे खिसकाने की आवाज आती है, लेकिन लोग उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद धब से कुछ गिरने की आवाज आती है। घर वाले बाथरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, दरवाजा को खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देते हैं एंड दरवाजा तोड़ने के बाद देखते हैं कि गौरव तिवारी फर्श पे लेटा हुआ है। वो सांस के लिए तड़प रहा था, उसकी आंखें खुली थी। एम्बुलेंस बुलाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही गौरव तिवारी की मौत हो गई थी। ऐसा क्या हो गया था गौरव तिवारी के साथ जब वो बाथरूम में था? पुलिस एंड फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, घंटों पूछताछ करती है एंड पूछताछ के बाद इस केस को सुसाइड करार कर देती है। फॉरेंसिक टीम को बाथरूम से एक कपड़ा का टुकड़ा मिला था। गौरव के गले के ऊपर काला मार्क था एंड वो निशान पहले से उसके गले पे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम इसे सुसाइड करार कर देती है। हालांकि फॉरेंसिक वालों ने भी कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था। अब गौरव तिवारी के मौत के ऊपर 2 थ्योरीज पे बात हो रही थी। पहला कि गौरव तिवारी ने सुसाइड किया, रीजन कि घर वाले उसके प्रोफेशन से खुश नहीं थे, वो जिस प्रोफेशन में था उससे पैसे बहुत कम आ रहे थे। एंड लास्ट नाइट काम के बाद जब गौरव तिवारी घर आया था तो उसके वाइफ के साथ आर्गुमेंट होती है एंड इस कहासुनी के दौरान गौरव तिवारी अपना फोन दीवार पे फेंक कर तोड़ देता है। बस इसी चीज से परेशान होकर गौरव तिवारी ने अपनी जान ले ली, लेकिन फॉरेंसिक वालों ने भी उस ब्लैक मार्क के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। एंड दूसरी थियोरी है गौरव के फैंस एंड उनके टीम मेंबर्स की। उन लोगों का मानना है कि गौरव तिवारी का जान किसी बुरी आत्मा ने ले ली है। हालांकि पुलिस वालों ने इस एंगल को बिल्कुल भी नकार दिया था। गौरव के पिता बताते हैं कि कुछ दिन पहले से गौरव उन्हें बता रहा था कि इस तरीके के काम में निगेटिव एनर्जी आपका अक्सर पीछा करते रहती है एंड पिछले कई दिनों से कुछ बुरी आत्माएं उसका पीछा कर रही थी, गौरव तिवारी को फॉलो कर रही थी, उसे छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन पुलिस इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। गौरव तिवारी का मानना था कि इस तरीके के ब्लैक मार्क्स अक्सर उन लोगों को आते हैं जब भूत प्रेत अपना बदला लेता है, अपना रिवेंज लेता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, हु किल्ड गौरव तिवारी? गौरव हिमसेल्फ और समबडी एल्स? लेकिन अभी तक तो नोबडी नोस। यहाँ पे एक और सवाल है, गौरव तिवारी के रिसर्च के अनुसार 98% ऑफ केसेस साइकोलॉजिकल थे, तो इजंट इट पॉसिबल कि गौरव के पिता जो बात बोल रहे थे वो सिर्फ गौरव के दिमाग के अंदर ही था, सिर्फ गौरव के दिमाग का वहम था? लेकिन उसके गले पे जो ब्लैक मार्क थे उसका क्या? अगला केस जो आप देखने जा रहे हैं उससे शायद आपका इंसानों से भी भरोसा उठ जाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस केस के बारे में, आप खुद ही देख लो इस केस को। ये स्टोरी इतना डप है कि क्या बताऊं। एंड व्हाइल डूइंग रिसर्च मुझे लगा कि सच में क्लाइमेट चेंज हो जाए, आइसबर्ग पिघल जाए एंड धरती वापिस से आग का गोला बन जाए, लिटरली। सोचो एक ऐसा घर जिसके अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हुए थे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, और जब ये राज दुनिया के सामने आया तो सभी लोग दंग रह गए थे कि कोई इंसान आखिर इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। एंड उसको इंसान बोलना भी आई थिंक सही नहीं रहे। एक 18-19 साल की लड़की जिसका नाम था एलिजाबेथ, वो अचानक से गायब हो जाती है और फिर वो करीब 24 साल बाद जाकर जब वो मिली तब वो 7 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एंड गेस व्हाट, और वो 7 बच्चे उसके खुद के पिता वो सिर्फ फ्रिजल के ही थे। एक मिनट, शायद मैंने गलत बोल दिया क्या? नो, नॉट एट ऑल। उन 7 बच्चों के पिता और नाना सेम ही थे। और आगे जब इस पूरी दास्तां को सुनोगे तो आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वैसे तो एक केस भारत से मीलों दूर हुआ था, ऑस्ट्रिया के एक छोटे से टाउन एम्स्टर्डम में, लेकिन ये केस पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग बन गया था। ये कहानी है ओसेफ फ्रिजल की। बाहर से एक नॉर्मल इंसान दिखने वाला एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक रेस्पेक्टेबल फैमिली मैन, आसपास के लोगों और पड़ोसियों के बीच वो एक शानदार, जानदार और दिलदार आदमी था। लेकिन इस आदमी के अंदर एक ऐसा दरिंदा छुपा हुआ था जिसके बारे में दुनिया को 24 साल तक कुछ पता ही नहीं चला। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा नहीं देख पाएंगे, उस इंसान के अंदर छुपे हुए अंधेरों को सुन नहीं पाएंगे कि आखिर ये संभव कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। चलो जानते हैं इस केस को।
ये कहानी शुरू होती है साल 1980 के आसपास से। जोसेफ की एक बेटी थी एलिजाबेथ। वो देखने में काफी खूबसूरत थी, उसका बिहेवियर काफी नॉर्मल था, वो क्वाइट रहती थी। लेकिन जोसेफ के मन में उसके लिए कुछ ऐसे प्लान्स थे जिनके बारे में सोचना भी इंसानियत के खिलाफ है। साल 1983 में एलिजाबेथ घर से भाग जाती है। वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड घर के एनवायरनमेंट में दबाव महसूस करती थी, बंधा हुआ महसूस करती थी। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद पुलिस उसे ढूंढकर वापस उसके घर लाती है एंड उस टाइम पे किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये जो उसका घर है उसके लिए एक दिन कैद खाना बन जाएगा। साल 1984। 19 साल की एलिजाबेथ अपनी माँ के साथ नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, लेकिन तभी एक दिन वो अचानक से गायब हो जाती है। फैमिली वालों ने पुलिस में कंप्लेंट की, पोस्टर्स लगाए गए उसे ढूंढने के लिए, मीडिया में कवरेज दिया गया, लेकिन एलिजाबेथ कहीं नहीं मिलती है। और वहीं पे जोसेफ, उसका अपना बाप, सबको एक कहानी सुनाता रहा कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से भागकर एक रिलीजियस कल्ट को ज्वाइन कर ली है और वो चाहती है कि उसे कोई ढूंढे ना। उसने पुलिस को एक हैंड रिटन लेटर तक दिखाया जिसमें उसका क्लेम था कि ये लेटर एलिजाबेथ खुद छोड़कर गई थी और उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि वो अपनी फैमिली से दूर रहना चाहती है। पुलिस ने भी उस वक्त पर जोसेफ की बात मान ली क्योंकि जोसेफ एक रेस्पेक्टेबल आदमी माना जाता था अपने आसपास में। कोई शक तक नहीं गया उस पर और केस को क्लोज कर दिया गया था। जोसेफ ने अपनी बेटी एलिजाबेथ को अपने ही घर के बेसमेंट में कैद कर लिया था। उसके घर के नीचे एक पुरानी सेलर थी। जोसेफ ने उसे कंप्लीटली मॉडिफाई करके एक कंप्लीट अंडरग्राउंड प्रिजन बना दिया था। कंक्रीट के वॉल, सीक्रेट डोर्स और साउंड प्रूफिंग वाले कमरे थे उसमें और वहां उसने एलिजाबेथ को लॉक कर दिया था। आगे बताता हूँ कि उसने ये सब किया कैसे, वो भी अकेले। पर सोचो, एक 19 साल की लड़की अपने ही घर में अपने ही बाप के बेसमेंट में कैद है और पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि वो भागकर किसी कल्ट को ज्वाइन कर ली। अगले कुछ महीनों तक किसी को कुछ समझ नहीं आ सका, लेकिन धीरे धीरे उसके फैमिली वालों को उसके सो कॉल्ड लेटर्स मिलने लगे थे और उन सारे लेटर्स में सेम चीज लिखी होती थी कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये लेटर्स क्लियरली जोसेफ ने फोर्स कर लिखवाया था एलिजाबेथ से। और असली हॉरर अभी शुरू होना बाकी था। बेसमेंट के अंदर जोसेफ ने एलिजाबेथ को कंप्लीटली कंट्रोल में रखा हुआ था। उसने अपनी ही बेटी को 24 साल तक बेसमेंट से बाहर तक नहीं निकलने दिया, नॉट इवन अ सिंगल डे। एलिजाबेथ बिल्कुल भूल गई थी कि सूर्य की रोशनी कैसी होती है, बारिश कैसी होती है, दुनिया में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, किस देश ने ओलंपिक जीता, किस देश ने वर्ल्ड कप जीता। वो इन सारी चीजों से बिल्कुल वंचित थी और इसी दौरान उसके बाप ने उसके साथ अनइमेजिनेबल चीजें की। 1000 ऑफ टाइम्स उसके साथ खिनौनी हरकत किया उसने और इन 24 सालों में एलिजाबेथ लगातार प्रेग्नेंट होती गई और करीब 7 बच्चे भी हुए उसके, वो भी बिना किसी डॉक्टर के। जोसेफ खुद से ये सारी चीजें करता था अकेले। लेकिन फिर साल 2008 में ये राज फाइनली बाहर आता है। तब तक एलिजाबेथ के 7 बच्चे ऑलरेडी हो चुके थे, जिसमें से 3 बेसमेंट के अंदर ही बड़े हुए थे और उन तीनों ने दुनिया का एक झलक तक नहीं देखा था। और जोसेफ लगातार बेसमेंट विजिट करता रहता था, हफ्ते में 3-4 बार हो जाता रहता था। सप्लाईज की कोई कमी नहीं होने देता था और बाहरी दुनिया से वन वे ताल्लुक रखने के लिए उसने बेसमेंट में एक टीवी और एक रेडियो भी रख रखा था। इतना ही नहीं, उन चारों जनों को, एलिजाबेथ और उसके तीनों बच्चों को, अपने हाथों से मिट्टी खोदने को बोलता था। और जोसेफ लगातार एलिजाबेथ के साथ जूनो और उसने एलिजाबेथ के बाकी के 3 बच्चे, लीजा, मोनिका एंड अलेक्जेंडर को बाहर लाकर अपनी बीबी के सामने पालने के लिए रख दिया। और वो अपनी वाइफ रोजमेरी को ये बोलता है कि एलिजाबेथ ने इन तीनों बच्चों को हमारे दरवाजे पर छोड़ के गई है एक लेटर के साथ, क्योंकि वो जिस कल्ट से जुड़ी हुई है वहाँ इन लोगों को वो सुरक्षित रख नहीं सकती। इसी कारण वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों को अपने पिता के घर छोड़ देगी। लुक, एलिजाबेथ के 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेसमेंट में थे, 3 ऊपर जोसेफ के साथ थे और एक जन्म लेने के साथ ही स्वर्गवास हो चुका था उसका। लेकिन फिर साल 2008 में उसका एक बच्चा क्रिस्टिन सडनली बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। एलिजाबेथ काफी गिड़गिड़ाती है जोसेफ के सामने कि उसे वो हॉस्पिटल लेकर जाए और उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। तब जाकर जोसेफ को मजबूरन अग्री करना पड़ा। और जब क्रिस्टिन हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो डॉक्टर्स को कुछ अजीब लगा। क्रिस्टिन बिल्कुल अंडर नरिश्ड थी और उसके मेडिकल कंडीशन एक नॉर्मल बच्चे के साथ मैच ही नहीं कर रहा था। शी वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस। उसमें विटामिन डी की सीवियर कमी थी और भी कई सारे मिनरल्स एंड विटामिन का अभाव था उसके बॉडी में। वो बिल्कुल पीली पड़ गई थी। तभी उसमें से एक डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि जोसेफ उस बच्चे की माँ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दे रहा था। वो
कभी कुछ बोलता तो कभी कुछ बताता। और फिर जब डॉक्टर्स ने क्रिस्टन का केस पुलिस को रेफर किया तो इनिशियली उन लोगों को भी लगता है कि ये किसी नॉर्मल चाइल्ड नेग्लेक्ट का केस है, लेकिन जब उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया तब उन्हें भी शॉक लगता है। एलिजाबेथ को तो ऑफिशियली 1984 में ही मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसी की बेटी हॉस्पिटल में, ये कैसे पॉसिबल था? पुलिस एक बार फिर से फ्रिट्जल की फैमिली से पूछताछ करती है और जोसेफ वही पुराना कल्ट वाली स्टोरी सुनाता है, क्योंकि जोसेफ ने सबको ये यकीन दिला रखा था कि एलिजाबेथ एक कल्ट ज्वाइन कर ली है एंड वो वापस कभी नहीं आ रही। उसके परिवार वाले इस बात को बिल्कुल मान लिए थे, उसके आस पड़ोस वाले भी मान लिए थे, इतना कन्विंसिंग था वो जोसेफ। लेकिन इस बार डॉक्टर और पुलिस दोनों कन्विंस नहीं हुए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि डायरेक्टली एलिजाबेथ से बात करना जरूरी है। फिर डॉक्टर ने खुद टेलीविजन पर आकर अपील करना शुरू किया कि जो भी क्रिस्टन की माँ है वो सामने आकर क्रिस्टन का मेडिकल हिस्ट्री दे दे ताकि उसकी जान बचाया जा सके। फिर क्या था, जोसेफ को मजबूरन एलिजाबेथ को ऊपर लाना पड़ा, बेसमेंट से बाहर लाना पड़ा। और 24 साल बाद एलिजाबेथ पहली बार सूर्य की रोशनी को देखती है। वो पहली बार दुनिया के चकाचौंध से वाकिफ हो रही थी। उसके चेहरे पर एक उम्मीद और बहुत सारा डर और दर्द दोनों थे, क्योंकि जोसेफ ने उसे वार्न किया था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो इसका हश्र काफी बुरा होगा। जोसेफ उसको और उसके सारे बच्चों को मार देगा। She was threatened। लेकिन उसने पुलिस को पूरा सच बता दिया, ये बोलते हुए कि अगर मैं आपको पूरी सच बता दूंगी तो आप मुझसे ये वादा करो कि आप दोबारा मुझे उस एविल के पास नहीं भेजोगे। पुलिस एलिजाबेथ की बात मानती है और एलिजाबेथ पूरी सच्चाई बताती है पुलिस को। एंड वो मोमेंट ऑस्ट्रियन पुलिस के लिए भी काफी शॉकिंग था। उनके सामने एक ऐसी औरत थी जो अपने ही घर के नीचे के अंधेरों में अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुकी थी और उसके पिता ही उसके बच्चों के बाप थे और बच्चों का नाना भी। फिर एलिजाबेथ ने पूरे डिटेल में बताया कि उसके साथ कैसे कैसे हॉरर हुए थे, कैसे जोसेफ ने उसको जेल में बंद कर कर उसकी पूरी जिंदगी छीन ली थी। वो बताती है कि 28 अगस्त 1984 को जोसेफ ने उसे कुछ काम के बहाने बेसमेंट में बुलाया और उसे दरवाजा को पकड़कर रखने के लिए बोला और जोसेफ एक तौलिए में कुछ केमिकल्स मिलाकर लाता है और एलिजाबेथ को बेहोश कर देता है। और उस दिन के बाद से एलिजाबेथ उस छोटे से तहखाने के बाहर नहीं आ सकी। मतलब बाहर का आवाज ना अंदर आ सकता है और ना अंदर की चिल्लाहट बाहर जा सकती है। मतलब जोसेफ ने सालों तक इसे प्लान कर कर इसे कंस्ट्रक्ट किया था एक बॉम्ब शेल्टर के नाम से। जोसेफ फ्रिट्जल का जन्म वर्ल्ड वॉर 2 से पहले 1935 में हुआ था एंड वर्ल्ड वॉर 2 में इसके पिता जर्मनी आर्मी के लिए लड़ रहे थे और उसी दौरान रशिया ने उन्हें प्रिजनर बना लिया था। जोसेफ अपनी माँ और भाई के साथ रह रहा, लेकिन जोसेफ की माँ उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती थी, हमेशा उसके साथ गाली गलौज, मारपीट और पता नहीं क्या क्या किया करती थी। एंड ही वाज ट्रॉमेटाइज्ड। और करीब 15 साल की उम्र में जोसेफ अपनी माँ के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था, वो रिवॉल्ट कर दिया था और साथ ही साथ उसके अजीब बिहेवियर भी सामने आने लगे थे। मतलब जब कोई कपल इंटीमेट हो रहा होता तो ये छुपकर उनकी आवाजें सुनता और उन्हें देखता था और भी कई सारे उल्टी सीधी हरकतें इसने शुरू कर दी थी अपने टीनेज में ही। फिर जोसेफ बड़ा होता है, इंजीनियरिंग करता है एंड इंजीनियरिंग के जॉब के दौरान वो रोज मेरी से मिलता है एंड उसी से शादी भी कर लेता है। वो जोसेफ के रोज मेरी से भी 7 बच्चे थे, जिसमें से एलिजाबेथ चौथे नंबर की थी। और ये सारा कुछ प्लानिंग वो सालों पहले कर लिया करता था और ये जब जब कहीं घूमने जाता तो उतने दिनों का एनफ सप्लाई उस बेसमेंट में रख कर जाता था ताकि खाने पीने का सामान भरपूर मात्रा में अवेलेबल रहे। बेसमेंट के अंदर कुल 3 कमरे थे, एक लिविंग एरिया, एक स्लीपिंग एरिया और एक बाथरूम टाइप सा सेटअप। वेंटिलेशन तो बिल्कुल ना के बराबर थी और लाइट सिर्फ आर्टिफिशियल थी, मतलब सूर्य की एक किरण भी अंदर नहीं आ सकती थी। सोचो, जो बच्चे बेसमेंट में पैदा हुए थे उन्होंने कभी रियल सनलाइट देखा ही नहीं, ना ही कभी फ्रेश एयर महसूस किया। उन बच्चों के लिए वही पूरी दुनिया थी। अब ये केस ट्रायल की तरफ बढ़ रहा था। साल 2009 में जोसेफ फ्रिट्जल कोर्ट के सामने आता है। उस पर मल्टीपल चार्जेस थे, रेप के, इम्प्रिजमेंट के, स्लेवरी के, चाइल्ड अब्यूज के और मर्डर के भी, क्योंकि उन 7 में से एक बच्चे की डेथ उस बेसमेंट में ही हो गई थी और जोसेफ ने उस बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। कोर्ट रूम में सब के सब स्टंड थे। जोसेफ फाइल के सहारे अपनी मुंह छुपा रहा था। एक 73 साल का इंसान जो एक नॉर्मल से फादर और ग्रैंडफादर सा दिखता था, उसके क्राइम सुनकर सभी लोग आग बबूला हो गए थे। एक डिसबिलीफ हो गया था उसके आसपास के लोगों में। एलिजाबेथ को भी कोर्ट में लाया जाता है, लेकिन उसे एक हिडन रूम में ही टेस्टिफाई किया जाता है और उस रूम से ही उसके टेस्टिमनी को रिकॉर्ड कर कोर्ट के सामने रखा जाता है। फिर कोर्ट ने डिसाइड किया कि एलिजाबेथ का फेस पब्लिक नहीं किया जाए ताकि वो यहाँ से एक सेफ जिंदगी जी सके। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी
जोसेफ ने कुछ चार्जेस को डिनाई किए, लेकिन जैसे जैसे एविडेंस सामने आता गया उसने इस बात को कन्फेस किया कि उसने अपनी ही बेटी एलिजाबेथ को 24 साल तक अपने घर के बेसमेंट में रखा, पूरी दुनिया से कट कर और उसके साथ मल्टीपल टाइम्स उसने भी किए। फाइनली कोर्ट ने जोसेफ फ्रिट्जल को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी और उसे जेल भेज दिया गया। एलिजाबेथ और उसके बच्चों को मेडिकल और साइकोलॉजिकल केयर दी जाती है। पूरे यूरोप में ये उस वक्त पर सबसे शॉकिंग क्राइम बन गया था और दुनिया के लिए ये एक वेकअप कॉल था कि समटाइम्स मॉन्स्टर किसी और के घर में नहीं बल्कि अपने ही घर में छुपे होते हैं। एलिजाबेथ अभी भी ट्रॉमा में थी। 24 साल तक अपने ही फादर के टॉर्चर और अब्यूजेस का शिकार होने के बाद सडनली एक फ्री दुनिया में आना उसके लिए सिंपल नहीं था। फिर ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने उन्हें एक सेफ हाउस दिया और उनके बच्चों को एक नई आइडेंटिटीज भी दी गई। जोसेफ फ्रिट्जल एक नॉर्मल आदमी लगता था, लेकिन किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि उसके घर के बेसमेंट में एक नर्क चल रहा है। एक नर्क मौजूद है उसके घर के नीचे और यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि हम अपने आसपास के लोगों को कितना जानते हैं। और जो मॉन्स्टर होते हैं उसके कोई लंबे लंबे दांत और लंबे लंबे हाथ नहीं होते, ना ही उसके पूंछ होते हैं। वो हमारे बीच हमारे ही आसपास रहते हैं। ये था जोसेफ फ्रिट्जल का केस, एक ऐसा केस जिसमें इंसानियत का सबसे डार्क चेहरा सामने आता है। आपको क्या लगता है ऐसे हैवानों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हम सब के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस स्कूल ही होता है घर के बाद। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि जिस स्कूल को आप दूसरा घर मानते हो वही स्कूल आपके बच्चे के साथ इतना हैरेसमेंट करता है मेंटली एंड वर्बली कि वो बच्चा इस दुनिया को ही छोड़ दे, तो आप कैसा महसूस करोगे? शौर्य पाटिल की कहानी कुछ ऐसा ही है। 18 नवंबर 2025 नई दिल्ली, सुबह का वक्त था। दिल्ली अपने रफ्तार में थी। मेट्रो स्टेशन पर हर रोज की तरह वैसे ही भीड़ थी और उसी भीड़ के बीच एक 16 साल का लड़का अपना स्कूल बैग कंधे पर डाले हुए घर लौटने के लिए मेट्रो की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था शौर्य पाटिल, क्लास 10th का स्टूडेंट जो दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल सेंट कोलंबस में पढ़ता था। और 18 नवंबर के दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शौर्य सुबह लगभग 7:15 बजे अपने घर से निकलता है। घर पर सब कुछ नॉर्मल था, कोई लड़ाई नहीं, कोई अनयूजुअल टेंशन नहीं। वो स्कूल जाते वक्त अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं वापिस आऊंगा तो बाहर से खाना मंगा लेंगे। सुबह उसने मम्मी को 7 बजे बोला था कि मैं आ जाऊंगा तो बाहर से खाना मंगाना मेरे लिए, क्योंकि मैं वहां नहीं था उस दिन इसके लिए। इतनी सारी बातें करके गया था। और ये कोई आखिरी अलविदा जैसे शब्द नहीं थे, इसीलिए जब वो घर से निकला तो किसी को लगा भी नहीं कि कुछ गलत हो सकता है। उसके पिता प्रदीप पाटिल उस वक्त पे अपने घर पर नहीं थे, वो अपनी माँ के इलाज के लिए कोल्हापुर गए हुए थे। और इसी बीच दिल्ली में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसके पेरेंट्स सपनों में भी नहीं सोच सकते। और वही हादसा आगे चलकर सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन क्या था वो हादसा और आखिर इसकी नौबत ही क्यों आई? चलो जानते हैं इस केस को। सेंट कोलंबस स्कूल के अंदर ड्रामा क्लासेस के दौरान शौर्य फिसल कर गिर जाता है और उसे मदद मिलने के बजाय उसका मजाक बनाया जाता है। उसे बोला जाता है कि ज्यादा ड्रामा मत करो। उस दिन युक्ति महाजन मैडम ने उसको इतना इंसल्ट कर दिया कि तेरा पैर फिसला नहीं है, तू जानबूझ के गिरा है और तू ड्रामा करता है। जब ये रोने लगा तो इसको बोला कि ये रोने का नाटक मत कर। उसके पिता के मुताबिक उसके दोस्तों ने बताया कि जब शौर्य रो पड़ा तो एक टीचर ने ये तक कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये रोने लगा तो इसको बोला कि ये रोने का नाटक मत कर, मुझे मतलब ऐसे वर्ड बोला कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात, प्रिंसिपल वहीं मौजूद थी लेकिन उनका कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ इसमें। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। शौर्य पिछले 5-6 महीनों से अपने पेरेंट्स को बोल रहा था कि उसके स्कूल में उसे टारगेट किया जाता है। हर छोटी छोटी बातों पर उसे टारगेट किया जाता है। हर छोटी बातों पर उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। हर छोटी छोटी चीजों पे पेरेंट्स को बुला देना, ये मतलब हमें, चलो हमने कुछ गलती करी उसमें पेरेंट्स को बुलाओ, लेकिन हर छोटी छोटी चीजों में गलतियां करना ये तो हमारे पेरेंट्स भी तो नहीं चाहते। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को भी इनएप्रोप्रिएट बोला जाता है, लैंग्वेज को थोपा जाता है। हिंदी में बात कर रहे हैं तो ठीक है। अभी मैं परसों की बता रहा हूँ, जिस दिन उसके साथ हुआ है, मैं बाहर निकल रहा था, इसी गेट से मेरे को पकड़ लिया, मेरे आई कार्ड की फोटो खींच ली। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी में सिर्फ बात कर रहा था बस। लगातार टीसी देने की धमकियां दी जाती है और टीचर्स का बार बार एक ही बात को बोलना कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लेंगे और तुम्हें टीसी
टीसी दे देंगे। कि किस बच्चे ने अगर लेस नहीं बांधी तो भी उस बच्चे को स्कूल से उसी दिन के लिए बोला कि तेरे को टीसी दे देंगे। उसके पेरेंट्स ने ये भी कहा कि वो स्कूल से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते थे क्योंकि प्री बोर्ड का एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हुए थे और क्लास 10th के इंटरनल मार्क्स स्कूल को ही देना होता है। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बस थोड़े दिन और प्री बोर्ड एग्जाम के बाद तुम्हारी स्कूल चेंज करा देंगे। अभी 10 दिन निकाल दे क्योंकि 10th की एग्जाम है, बोर्ड की एग्जाम है। सीबीएसई की बोर्ड में 20 मार्क्स का जो स्कूल का प्रोविजन है, हमने इसलिए स्कूल में अपोज नहीं किया कि भैया स्कूल के साथ अपोज करेंगे तो गलत हो जाएगा। और शौर्य पाटिल ने कुछ स्कूल के नाम भी सजेस्ट किए थे। डिसीजन मानो ऑलमोस्ट फाइनल था, सिर्फ 8-10 दिन और बचे हुए थे। लुक, शौर्य कोई प्रॉब्लमेटिक या वायलेंट बच्चा नहीं था, बल्कि उसे डांस का शौक था, एक्टिंग का शौक था, ड्रामा में इंटरेस्ट रखता था वो। कुल मिलाकर देखा जाए तो कला के प्रति उसका झुकाव ज्यादा था। मल्टीपल सर्टिफिकेट्स और मेडल्स जीत चुका था वो। डिबेट्स, क्विज, किसी भी तरीके का कंपटीशन, हर जगह वो पार्टिसिपेट करता था और जीतता भी था। ये जिसमें जीता है वो मेडल है। ये देखो, ये स्कूल के सर्टिफिकेट्स है सारे। मतलब आप हैरान हो जाओगे, इतने सारे बच्चे के सर्टिफिकेट। वो एक इमोशनली सेंसिटिव बच्चा था और शायद इसी सेंसिटिविटी की वजह से जो बातें दूसरे लोग इग्नोर कर देते हैं वो शौर्य के लिए बहुत भारी होते जा रही थी। तारीख थी 18 नवंबर 2025। दोपहर के लगभग 2:45 बज रहे थे और इसी बीच प्रदीप पाटिल को एक फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि उनका बेटा राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से गिर गया है और उसे बीएल कपूर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और कुछ ही देर बाद फैमिली को ये बात पता चलती है कि शौर्य पाटिल को डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया गया है। वो वही मेट्रो स्टेशन था जहां से वो अक्सर घर जाता था। पुलिस ने मेट्रो स्टेशन के पास से शौर्य पाटिल का स्कूल बैग रिकवर किया एंड उस स्कूल बैग के अंदर से मिलता है शौर्य का आखिरी पत्र। और उस लेटर में जो बातें लिखी हुई थी उससे आप उसकी मैच्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। वो अपने पेरेंट्स से माफी मांगता है, एक आखिरी बार उनका दिल दुखाने के लिए। उसने उसकी माँ से माफी मांगी। मेरी माँ ने, मम्मी मेरा बहुत बार आपका दिल तोड़ा है लेकिन आखिरी बार दिल तोड़ रहा हूँ। वो माफी मांगता है वेपिंग के लिए और लिखता है, आई नो ये माफी योग्य नहीं है बट फिर भी हो सके तो माफ कर दो। वो अपने सारे फंक्शनल ऑर्गन्स को डोनेट करने की बातें करता है उस लेटर में। उसकी इच्छा थी, उस नोट में ये लिखा था कि मेरे बॉडी के ऑर्गन्स किसी के काम आएंगे तो वो डोनेट करना। वो अपने भाई से माफी मांगता है कि अगर जाने अनजाने में कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और स्कूल के कुछ टीचर्स का नाम भी लिखता है वो, जिसके कारण उसने एक कदम उठाया था। और आखिरी में लिखता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि उन सारे टीचर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि कोई और बच्चा मेरी तरह ये कदम न उठा पाए और मेरी तरह से और कोई शौर्य ना करे इनकी टीचर्स की टॉर्चर से परेशानी देके, तो उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये पूरा लेटर किसी गुस्से में लिखे हुए शब्द नहीं लगते, एक सोचा समझा मैच्योर गुड बाय लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज लेटर? कमेंट कर बताएं। 19 से 20 नवंबर के बीच दिल्ली पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है जिसमें पेरेंट्स ने एलिगेशन लगाया कि कुछ टीचर्स ने उनके बेटे को मेंटली हैरेस किया है, वर्बली हैरेस किया है। उसके बाद स्कूल के मैनेजमेंट ने 4 टीचर्स को सस्पेंड भी किया। स्टेटमेंट में बोला जाता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, वे चारों टीचर्स अभी स्कूल नहीं आ सकते, स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पेरेंट्स का कहना था सस्पेंशन इज नॉट जस्टिस, न्याय अभी बाकी है। 4 टीचर्स को सस्पेंड किया है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक्शन हो और उनको सदस्य जो मनुष्यवध का गुना है वो उसके अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए। स्कूल के बाहर अब प्रोटेस्ट हो रहे थे। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सब एक साथ खड़े हुए थे। सारे लोग शौर्य के लिए न्याय मांग रहे थे। स्कूल के गेट पर शौर्य के सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स लगाए जाते हैं। मैसेज क्लियर था, ये कोई वीक स्टूडेंट्स की कहानी नहीं थी। और यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं था कि एक बच्चा क्यों मरा, बल्कि ये था कि अगर वो बोल रहा था तो उसे सुना क्यों नहीं गया। एंड आई डोंट नो व्हाई ये सारी चीजें इतनी कॉमन क्यों होते जा रही है। मैंने ऑलरेडी ऐसे ही 3 केसेस कवर कर चुके हैं इस चैनल पर, जिसमें से शायद 2 में अभी भी न्याय बाकी है और इन दोनों केसेस में महीनों का वक्त बीत चुका है। चाहे वो नोएडा का तनिष्का शर्मा केस हो या फिर जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल के अमायरा का केस। इन दोनों केसेस में स्कूल की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। एंड सेम गोज विद शौर्य पाटिल केस। सवाल ये है कि स्कूल इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है। और सवाल ये भी उठ रहा था कि सेंट कोलंबस स्कूल ने शौर्य के वार्निंग साइन को इग्नोर क्यों किया। स्कूल में काउंसलर होने के बावजूद भी हेल्प क्यों नहीं मिली। बार बारी उन्हें पता था, उन्हें आखिरी में शौर्य ने जाते हुए कहा था कि मेरे और जाते हैं, उन्होंने मजाक ले लिया, उसका अंजाम आज ये है। होता ना, कहते ना पेरेंट्स को बुलाते, कहते कि एक साथ लेके जाओ घर थोड़ा टाइम बेटा।
स्कूल मैनेजमेंट ने 4 टीचर्स को सस्पेंड तो कर दिए थे, लेकिन शौर्य के पेरेंट्स का रिएक्शन साफ था, सस्पेंशन जस्टिस नहीं होता है एंड वी ऑल नो दैट। उनका कहना था कि अगर एलिगेशन सीरियस है तो सिर्फ सस्पेंशन क्यों, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। हम कहते हैं कि ये टीचर्स के या प्रिंसिपल्स के पासपोर्ट जमा करो, क्योंकि ये कहीं बाहर ना चले जाए और इनके ऊपर एक्शन पहले लिए जाए, अरेस्ट किया जाए कि इसको और क्या एंगल है क्या। और यहीं से एक और सवाल उठता है, क्या ये सस्पेंशन सिर्फ डैमेज कंट्रोल था, कोई रेपुटेशन मैनेजमेंट था? वेल, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। स्कूल के कुछ बच्चों का कहना है उन्होंने भी सिमिलर बिहेवियर देखा है। कुछ टीचर्स का एटीट्यूड पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट और ह्यूमिलिएटिंग रहा है। काउंसलर होने के बावजूद भी बच्चे उन तक फ्रीली क्यों नहीं पहुंच पाते। झूठी कंप्लेंट करना चालू कर देते हैं, तुम्हारा बेटा ये करता है वो करता है। पेरेंट्स को चांस नहीं देते थे फाइट करने का, और उसके अलावा कभी कभी पेरेंट्स की भी डिसरिस्पेक्ट कर देते थे सर ओकेजन्स पे। एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग शौर्य ने अपने इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में स्कूल के काउंसलर से भी बताया था, लेकिन उससे भी उसे कुछ हेल्प नहीं मिला और ना ही उसके पेरेंट्स को इसके बारे में बताया गया। तो स्कूल के टीचर्स का अगर उसको ये बोला था कि मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे, तो उन्होंने टीचर ने हमें बुला के बच्चा हमारे हाथ में देना चाहिए, मेरा ड्राइवर गाड़ी के बाहर गेट के बाहर है उसको बुलाना चाहिए। लुक, ये कोई एक इंसिडेंट का सवाल नहीं था, ये एक स्कूल के कल्चर का सवाल बन रहा था। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ठीक उसी वक्त शायद कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में लगभग 30 से 35 बच्चे खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इस केस के बढ़ते प्रेशर को देखकर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई। ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं लग रही थी, ये एक लार्जर फियर कल्चर का हिंट था, जहां बच्चे मार्क्स, टीसी और रेपुटेशन के डर में अपनी खुद की मेंटल स्टेट को दबा देते हैं, अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। लुक, स्टूडेंट के ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं इस देश में। इसके ऊपर गाइडलाइंस पहले से मौजूद भी हैं, काउंसलर, वर्कशॉप, सारे नियम कानून, लेकिन सब के सब सिर्फ पेपर पर हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन शायद ना के बराबर। क्योंकि जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं स्कूल से, उससे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि नियमों का पालन किया जा रहा है, खास करके बड़े बड़े स्कूलों के द्वारा। शौर्य के पेरेंट्स दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से भी मिलते हैं, जिसके बाद इस केस को दिल्ली के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। और आज जब ये केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बीच में है, तो एक सच तो बिल्कुल क्लियर है, शौर्य पाटिल वापस नहीं आने वाला। लेकिन उसका सवाल अभी भी जिंदा है कि क्या स्कूल के गाइडलाइंस का होना ही काफी है या उन्हें सच में फॉलो करना भी जरूरी है। लुक, अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं तो शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये कई सारे पेरेंट्स का डर भी था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे केसेस कहीं दब जाने के बजाय सामने आती रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई और आवाज खामोश न रह जाए। क्योंकि जब ऑडियंस साथ होती है तो कहानियां दबती नहीं है। कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल नहीं। हम सब नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर से वाकिफ हैं और आगे की वीडियो में आपको उस किम जोंग से मिलवाऊंगा जो अपनी ही भाई का कत्ल करवा देता है, वो भी किसी अनजान देश में एक प्रैंक के साथ। जी हाँ, एक यूट्यूब प्रैंक के जरिए उसने अपने ही भाई का मौत करवा दिया। नॉर्थ कोरिया, वन ऑफ द स्कैरिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। साल 2017 में दुनिया के सबसे अजीबोगरीब मर्डर केस सामने आता है। एक ऐसा मर्डर जिसे YouTube प्रैंक के जरिए किया गया था, जिसमें VX नर्व एजेंट जैसा खतरनाक ड्रग का इस्तेमाल किया गया था और इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए 2 मासूम लड़कियों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिनके हाथों नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग के भाई को मार दिया गया था। और ये सब करते हुए उन लड़कियों को थोड़ा भी भनक नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल करने वाली थी। उन्हें थोड़ा भी मालूम नहीं था कि वो किसके साथ ये प्रैंक करने वाली है, वो कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये क्राइम किसने करवाया था एंड क्यों करवाया था, इसके बारे में आगे जानेंगे। किम जोंग नम एक वक्त पे नॉर्थ कोरिया का फ्यूचर लीडर माना जाता था। वो अपने बाप किम जोंग इल का पहला बेटा था और उसको छोटी उम्र से ही रियासत चलाने के लिए तैयार किया जा रहा था। उसने स्विट्जरलैंड के एक लीड प्राइवेट स्कूल से एजुकेशन कंप्लीट की थी, जहां उसने पहली बार दुनिया देखी थी। लिबर्टी, लग्जरी और फ्रीडम का टेस्ट उसे मिला था और ये सब उसके लिए काफी एडिक्टिव हो गया था। I mean, who doesn't like freedom? और जब वो वापस नॉर्थ कोरिया आया तो डिक्टेटर से कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन वाली दुनिया उसके लिए एक नाइटमेयर बन गया था। उसे घुटन होने लगी थी। लेकिन कुछ ही साल बाद एक पराये देश में
उसका खून कर दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ था किम जोंग नम के साथ जिसके चलते उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, और असल में किसने उसे मारा था? क्या इसमें नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन का भी हाथ था? चलो जानते हैं इस केस में। साल 2001 में कुछ ऐसा होता है जिससे किम जोंग नम की पूरी जिंदगी पलटने वाली थी। किम जोंग नम ने एक फेक पासपोर्ट के साथ जापान में डिज्नीलैंड जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है, और ये नॉर्थ कोरियन रिजीम के लिए बड़ी ही शर्म की बात थी। एक तरफ पूरा देश वेस्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा था, तो दूसरी तरफ डिक्टेटर का बेटा डिज्नीलैंड का दीवाना निकलता है, और इस चीज को लेकर उसके पिता भी काफी फ्यूरियस हो गए थे, काफी गुस्सा हो गए थे, और फिर उसने अपने ही बेटे को नॉर्थ कोरिया से निकाल दिया था। उसके बाद किम जोंग नम मकाऊ चला जाता है, जहां उसने फिर से अपनी लेविश लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया था। कैसीनोज, होटल्स, लड़कियां, डिजाइनर कपड़े, सब कुछ था उसके जिंदगी में एक बार फिर से। और जब 2011 में उसके पिता किम जोंग इल की डेथ हुई और किम जोंग उन पावर में आया, तो इस नए डिक्टेटर ने अपने ही भाई को एक थ्रेट की तरह देखने लगा, और किम जोंग नम ओपनली अपने भाई के अगेंस्ट बोलता था, उसको इनकॉम्पिटेंट और इमेच्योर कहता था। इसी वजह से किम जोंग उन ने एक ऑर्डर इशू किया अपने ही हाफ ब्रदर को मारने के लिए, किल किम जोंग नम एट एनी टाइम एट एनी मीन्स। वेल, ऐसा माना जाता है। और उसी वक्त अमेरिका के CIA ने भी किम जोंग नम को अप्रोच किया, क्योंकि उसकी इनसाइडर नॉलेज काफी प्राइसलेस थी। CIA के लिए वो एक गोल्ड माइन था। वो उन लोगों को बताता था कि डिक्टेटरशिप का सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और नॉर्थ कोरिया के वीकनेसेस क्या क्या हैं। लोग, किम जोंग नम को पैसा चाहिए था, और CIA के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। यू नो दैट, राइट? तो दोनों का डील बन गया था। वो सीक्रेटली सिंगापुर या मलेशिया जाके CIA एजेंट से मिलता, उन्हें इंटेल देता और कैश लेता। पर जहां CIA उसके साथ दोस्ती कर रही थी, वहां नॉर्थ कोरिया उसको मारने की प्लानिंग कर रहा था। साल 2012 में एक नॉर्थ कोरियन एजेंट साउथ कोरिया में पकड़ा जाता है, और उसने कन्फेस किया कि उसका मिशन किम जोंग नम को चाइना में हिट एंड रन के एक्सीडेंट के जरिए मारना था। लेकिन वो प्लान भी फेल हो जाता है और किम जोंग नम बच जाता है। लेकिन तब से वो पैरानोइया का शिकार हो गया था। वो मकाऊ से रेयरली ही बाहर निकलता था। वो अपने अपार्टमेंट में बंद रहता था, और जब भी निकलता अपना सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट रखता। और फिर आता है साल 2017। नॉर्थ कोरिया ने एक नए तरीके का प्लान बनाया, एक ऐसी असैसिनेशन जिसमें ओरिजिनल किलर्स का नाम भी ना आए और काम भी हो जाए। और ये काम करने के लिए उन्हें चाहिए था 2 स्केपगोट्स, मींस बलि का बकरा। इंडोनेशिया की सिटी आइसा और वियतनाम की डॉन थी को उठाया जाता है, और उन दोनों के ही पास पैसे नहीं थे और ना ही कोई स्टेबल जॉब थी। तो उन दोनों के लाइफ में एक नया मौका मिलता है पैसे कमाने के लिए, वो भी बहुत ही कम मेहनत में। उन्हें YouTube प्रैंक शो के नाम पे हायर किया गया था, और काम बहुत ही सिंपल था। किसी अननोन आदमी के फेस पे मॉइस्चराइजर या बेबी ऑयल लगाओ, हंसो, सॉरी बोलो, कैमरा दिखाओ, हाय बुलवाओ और भाग जाओ। और बस इतने से एक प्रैंक के लिए उन्हें $100 मिलते थे। इमेजिन, बस चेहरे पे बेबी ऑयल लगाने के लिए। सिटी और डॉन ने ये काम कई बार किया, मॉल्स में, होटल्स में, स्ट्रीट्स पे, और हर बार उनको सो कॉल्ड जापानीज प्रोड्यूसर, जो असल में नॉर्थ कोरियन एजेंट थे, उन्हें टारगेट दिखाते, फिर उनके हाथों में लिक्विड देते और कहते गो प्रैंक हिम। और हर बार उन्होंने फेस पे बेबी ऑयल लगाई। उन लोगों ने सोचा कि प्रैंक चल रहा है, किसी ने रिएक्ट नहीं किया, किसी ने पुलिस कंप्लेन नहीं किया, तो उन दोनों का कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन। तारीख थी 13 फरवरी 2017, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टारगेट किम जोंग नम। सुबह करीब 9 बजे किम जोंग नम एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के लिए आता है। वो ग्रे जैकेट पहना हुआ था और राइट शोल्डर पे ब्लैक बैकपैक था। सिटी और डॉन अलग अलग जगह पर बैठी थी अपने हैंडलर्स के साथ। दोनों को बोला गया कि आज दोनों एक ही आदमी को प्रैंक करेगी, एक के बाद एक। पहले सिटी जाके ऑयल को रब करेगी, उसके बाद डॉन जाएगी। और जैसे ही किम जोंग नम लाइन में खड़ा हुआ, सिटी उसके पास गई, हाथ फैलाया, फेस पे कुछ चिपका दिया और सॉरी बोलकर भाग गई। यू कैन सी हियर। और दूसरे ही सेकेंड डॉन आई
और उसने एक कपड़ा को उसके चेहरे पर रब किया और दोनों वहां से भाग गए। किम जोंग नम कुछ सेकंड्स के लिए कंफ्यूज हो जाता है, फिर अचानक से उसके मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं, उसका विजन ब्लर होने लगा था। फिर उसने हेल्प के लिए वहां के पुलिस स्टाफ को कांटेक्ट किया और फिर उसको एयरपोर्ट क्लिनिक ले जाया गया। एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन 20 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर मलेशियन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उसमें उन्हें दोनों लड़कियां क्लियरली दिखाई दी। अरेस्ट का ऑर्डर दिया गया। सिटी और डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों कंफ्यूज थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्रैंक का हिस्सा है और सिटी तो सोचती रही कि ये कोई यूट्यूब प्रैंक का स्टेज है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने आखिर किया क्या था। उन्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ रिवील कर दिया था। किम जोंग नम को VX नर्व एजेंट से मारा गया था, एक बैंड लीथल केमिकल वेपन जो सिर्फ मिलिट्री लेवल पे यूज होती है। ये VX 2 कंपोनेंट से बनता है। अलग अलग ये बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, लेकिन जब दोनों कंपोनेंट साथ में आते हैं तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, एक केमिकल वेपन बन जाता है। सिटी और डॉन के हाथों में अलग अलग फार्मूला दिया गया था और जब दोनों ने एक ही फेस पर रब किया तो कंबाइन होकर डेडली VX बन गया था। इसीलिए दोनों लड़कियां जिंदा रही और किम मर जाता है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान जैसे जैसे केस अनफोल्ड होता गया, असली सच बाहर आता गया। जेम्स और मिस्टर वाइट, जिन्हें लड़कियां प्रोड्यूसर समझ रही थी, असल में वो नॉर्थ कोरियन एजेंट्स थे। उन्होंने ये पूरा सेटअप किया था ताकि असैसिनेशन एक प्रैंक जैसा लगे। पिछले ही महीने सिटी और डॉन से प्रैक्टिस करवाई गई थी। होटल्स और मॉल्स के पब्लिक प्लेस पे ये प्रैक्टिस चल रही थी और हर बार विक्टिम या तो नॉर्थ कोरियन एजेंट होता था या उनका हायर्ड एक्टर, ताकि पुलिस को कोई रिपोर्ट न करे। सिटी और डॉन को कभी भी रियल विक्टिम पर प्रैक्टिस नहीं करने दिया गया था ताकि उन दोनों का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता रहे। और उन दोनों को बिल्कुल नहीं पता था कि उनके इस एक्शन से किसी की मौत हो सकती है। मलेशिया ने अपने इन्वेस्टिगेशन में 3 और नॉर्थ कोरियन सस्पेक्ट्स को पहचाना जो उस दिन एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एक केमिस्ट था, एक कार ड्राइवर और एक टीम लीडर जिसे ग्रैंडपा कोड नेम से जाना जाता था। और ये तीनों लोग मलेशिया के नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में छुपे हुए थे। पुलिस उन्हें अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला और मलेशिया के डिप्लोमेट्स को अपने देश में ही रोक दिया। एक तरह का हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट हो गया था और इवेंचुअली मलेशिया ने अपने डिप्लोमेट्स के बदले तीनों सस्पेक्ट्स को छोड़ देता है और तीनों सेफली प्योंगयांग लौट जाते हैं और इस तरीके से असली मास्टरमाइंड एस्केप कर जाता है। सिटी और डॉन पे अब भी मर्डर के चार्जेस थे। मलेशियन लॉ के मुताबिक किसी को भी मर्डर करने के लिए उसे डेथ की सजा मिलती है, उसे फांसी की सजा मिलती है। दोनों लड़कियां 2 साल तक जेल में रही। जेल के कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श थे। सिटी के लॉयर्स ने इंडोनेशिया के गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने भी मलेशिया पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला कि सिटी बिल्कुल इनोसेंट है, उसे छोड़ दिया जाए। फिर साल 2019 में सिटी के चार्जेस को ड्रॉप कर दिए जाते हैं और उसे एक प्राइवेट जेट के जरिए वापस इंडोनेशिया भेज दिया जाता है। और डॉन की कहानी थोड़ी अलग थी। वियतनामी गवर्नमेंट ने इतना अग्रेसिव प्रेशर नहीं डाला। डॉन का केस अभी भी कोर्ट में था। सिटी के रिलीज के कुछ ही महीने बाद मलेशिया के प्रोसिक्यूटर्स ने डॉन के चार्जेस को भी रिड्यूस कर दिए थे। उसे मर्डर की जगह कॉजिंग इंजुरी विथ डेंजरस वेपन का चार्जेस लगाया जाता है और डॉन ने गिल्टी प्लीड भी किया और फिर उसे करीब 3 साल की सजा मिलती है। लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे 2 साल के अंदर ही रिलीज कर दिया गया था। सिटी और डॉन वापिस अपने अपने घर चले गए थे। वो एक सिंपल जॉब के सपने लेकर आए थे और पॉलिटिकल असैसिनेशन के एस्केप कोड बनकर रह गए थे। नॉर्थ कोरियन रिजीम ने पूरे दुनिया के सामने एक कोल्ड ब्लडेड असैसिनेशन किया और किसी भी देश ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी ने नहीं, जबकि इट वाज एन ओपन इंसिडेंट। पूरी दुनिया को इसके बारे में मालूम थी। सिटी और डॉन एक पेनफुल एग्जाम्पल बन गए कि कैसे पावर और पॉलिटिक्स में इनोसेंट लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाता है अपने फायदे के लिए। ये केस सिर्फ एक हाई लेवल असैसिनेशन नहीं था, यह एक वार्निंग थी कि जब कुछ चीजें बहुत ही अच्छी लगती है तो हो सकता है कि वो एक सिर्फ ट्रैप हो। सिटी और डॉन के लिए ये ड्रीम जॉब एक नाइटमेयर बन गई जिसका दर्द उनकी जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगी और शायद इसके ट्रॉमा से वो कभी बाहर ना आ पाए। सो ये थी किम जोंग नम के असैसिनेशन का पूरा सच। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिक्टेटर किम जोंग उन? प्लीज कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब।
आपने जो अभी कहानी सुनी नॉर्थ कोरिया की, उससे आपको उस देश के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर अंदाजा हो गया होगा। तो सोचो, अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने जाते हो लेकिन वापस कभी घर लौट कर नहीं आते हो, क्योंकि उस देश ने आपको इंसान रहने ही नहीं दिया। आपको जिंदा तो रखा, लेकिन आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एलियन के आकार कर दिया। तो आप कैसा फील करोगे? Mysterious fifth floor. नॉर्थ कोरिया। It's the scariest place in the world. ये है ओटो वॉर्मबियर। 29 दिसंबर 2015 को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ये नॉर्थ कोरिया जाता है कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ। सारे टूरिस्ट 2 जनवरी 2016 को वापस आ जाते हैं, लेकिन ओटो वॉर्मबियर नहीं आ पाता है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने ओटो वॉर्मबियर को अरेस्ट कर लिया था जब वो अपना फ्लाइट बोर्ड करने वाला था। एंड करीब 1.5 साल बाद जब वो नॉर्थ कोरिया से वापस अमेरिका लौटा तो उसकी हालत कुछ ऐसी थी। डॉक्टर्स का बोलना था कि ओटो वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब इसकी आंखें तो खुली है लेकिन ये कुछ हरकत नहीं कर सकता। इसके बॉडी में खुद ब खुद कुछ मूवमेंट्स नहीं हो सकता। नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ था ओटो वॉर्मबियर के साथ उस 1.5 साल में? एयरपोर्ट से सिर्फ ओटो को ही क्यों अरेस्ट किया गया था? क्या नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की पहले से ही कोई साजिश थी? There was a plan and he was a part of it. या फिर ओटो वॉर्मबियर ने सच में कोई क्राइम कमिट किया था नॉर्थ कोरिया में? चलो जानते हैं इस केस को। नॉर्थ कोरिया 29 फरवरी 2016। Government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. ओटो वॉर्मबियर का जन्म 12 दिसंबर 1994 को अमेरिका के ओहायो में हुआ था। वॉर्मबियर ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से की थी एंड वो टॉप भी रहा था। This is our last day together as Wyoming High School's class of 2013. Tomorrow morning, we will all belong to another class, another job, or another... ओटो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हांगकांग जाने वाला था एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। तो ओटो सोचता है कि क्यों ना हांगकांग जाने से पहले कहीं घूम लिया जाए। ओटो वॉर्मबियर वाज ए स्कॉलर, ही वाज जीनियस इन मैथमेटिक्स। वो फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ही वाज अ परफेक्ट किड विद अ लॉट ऑफ साइनिंग होप्स। अब ओटो अपना सामान पैक ही कर रहा था कि तभी उसके स्क्रीन पे एक एड पॉपअप होता है। ये एड एक टूरिस्ट कंपनी की थी जो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों को नॉर्थ कोरिया ले जा रही थी। उस एड पे ओटो वॉर्मबियर क्लिक करता है एंड उसके मन में वाइल्ड ख्याल आने लगते हैं नॉर्थ कोरिया जाने के। और फिर ओटो वॉर्मबियर कहाँ मानने वाला था। ही वॉज रियली एडवेंचरस। वो ऑलरेडी इजराइल, क्यूबा, इक्वाडोर एंड यूरोप के कुछ हिस्से में घूम चुका था। एंड क्यूबा और यूएसए का रिलेशन तो यू नो। अब वॉर्मबियर ने जिस एड पे क्लिक किया था उस कंपनी का नाम था द यंग पायनियर टूर्स एंड कंपनी का स्लोगन भी कुछ वियर्ड था। हम आपको वहां लेके जाते हैं जहां आपकी माँ कभी नहीं चाहेगी कि आप जाएं। ये उस टूरिस्ट कंपनी का स्लोगन था। ओटो के पेरेंट्स को लगता है कि ये ऑलरेडी क्यूबा एंड इजराइल जैसे जगहों पे घूम के आ चुका है तो नॉर्थ कोरिया से भी आ ही जाएगा एंड वो उसे परमिशन दे देते हैं जाने के लिए। तारीख थी 29 दिसंबर 2015। ओटो वॉर्मबियर करीब 10 टूरिस्ट के साथ प्लेन में सवार हो जाता है और निकल जाता है धरती के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री में 2016 का पहला दिन सेलिब्रेट करने के लिए, या यूं बोल लो कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। प्लेन चाइना के बीजिंग से होकर नॉर्थ कोरिया को जा रही थी। अगले दिन सारे टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया के राजधानी प्योंगयांग में लैंड करते हैं। वे सारे लोग काफी एक्साइटेड थे इस टूर को लेकर। उनमें एक अलग टाइप की एनर्जी थी नॉर्थ कोरिया को नजदीक से देखने के लिए। एंड नॉर्थ कोरिया का कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं टूरिस्ट को लेकर, जैसे आपको गवर्नमेंट द्वारा दिए गए होटल में ही रुकना पड़ेगा, आप कोई और होटल में नहीं रुक सकते, बिना किसी ऑथराइज्ड गाइड के आप बाहर घूमने तक नहीं निकल सकते, और भी कई सारे ऐसे ऐसे सख्त नियम थे उस डिक्टेटर के। 2015 की आखिरी रात को सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग प्योंगयांग के एक बार में बैठते हैं, ऑब्वियसली गाइड के साथ। बार में एंजॉय करने के बाद फिर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए मेन स्क्वायर पे आते हैं जहां हजारों नॉर्थ कोरियन इकट्ठे हुए थे। हजारों नॉर्थ कोरियन के साथ ओटो और उसके साथी सब कुछ भुलाकर उस पल को एंजॉय कर रहे थे। मानो समय के पहिए के साथ ये लोग भी बिल्कुल मदमस्त होकर उस क्षण को एंजॉय कर रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये ट्रिप ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा था। अब अगले दिन यानी 2 जनवरी 2016 को सारे टूरिस्ट एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपने अपने घर जाने के लिए। सभी लोग चेक इन करने के बाद फ्लाइट बोर्ड करने के लिए लाइन में लगे हुए
थे कि तभी दो नॉर्थ कोरियन सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, ऑटो के कंधे पर टैप करते हैं एंड उसके बाजू पकड़कर उसे ले जाने लगते हैं। सभी को लगा कि ये अमेरिकी है तो इसे थोड़ा तंग करेंगे एंड उसके बाद छोड़ देंगे। उसी ग्रुप में से एक बंदा ऑटो वॉम्बियर को बोलता है कि चलो दोस्त, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। And I sort of laughingly said to him, well, that's the last we'll ever see of you. And because we got on so well, Otto turned around and just chuckled at me. दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। फिर ऑटो वॉम्बियर सिक्योरिटी के साथ चला जाता है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता। ऑटो वॉम्बियर का दोस्त डेनी को भी नहीं पता था कि उसकी कही हुई बात सच हो जाएगी। बाकी के सभी लोग प्लेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन ऑटो वॉम्बियर को ना आते देख सभी लोग घबराने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। We're trying to protest and not get on the plane yet to wait for Otto. There was about 3 of us, and the officers with machine guns made us get on the plane. तभी कुछ हथियार बंद पुलिस वाले प्लेन में आते हैं और बोलते हैं कि ऑटो वॉम्बियर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अभी वापस घर नहीं जा सकता क्योंकि उसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पूरा हवाई जहाज बिल्कुल शांत था, कोई चूं तक नहीं कर रहा था। I've never experienced fear like that before. Everybody on the plane was just completely silent. और फिर प्लेन रनवे से टेक ऑफ कर जाती है बिना ऑटो वॉम्बियर के। सभी लोग अपने अपने फैमिली के पास पहुंचते हैं। वॉम्बियर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, उसके पेरेंट्स बेचैन हो रहे, उनका बुरा हाल हो चुका था, लेकिन ऑटो वॉम्बियर का भनक तक नहीं लग रहा था कि वो कहाँ है, किधर है, किस हाल में है। तारीख थी 29 फरवरी 2016। ऑटो वॉम्बियर अचानक से टीवी पर दिखने लगता है। पूरी मीडिया का मानो हुजूम लगा हुआ था उस हॉल में कि तभी टीवी पर दिखता है कि 2 नॉर्थ कोरियन गार्ड ऑटो वॉम्बियर को पकड़कर हॉल की तरफ ले जा रहे थे जहां मीडिया वाले इकट्ठे थे। ऑटो वॉम्बियर बोलता है कि मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पॉलिटिकल स्लोगन वाली पोस्टर नहीं चुराना चाहिए था। I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Angakdo International Hotel. और फिर ऑटो वॉम्बियर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते नजर आ रहा था नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से। One government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. नॉर्थ कोरिया ने एक कथित वीडियो भी जारी किया था पोस्टर चुराते हुए, लेकिन वीडियो की क्वालिटी इतनी पुअर थी कि उसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो ऑटो वॉम्बियर ही है या कोई और। ऑटो वॉम्बियर के साथ वाले एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि पोस्टर चुराने वाले सीसीटीवी फुटेज की टाइम बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। जिस टाइम पे ये कार्य को अंजाम दिया गया था उस वक्त हम सारे लोग पार्टी कर रहे थे और करीब 3 बजे के आसपास हम लोग होटल वापिस आए थे। The time didn't match up at all. I remember getting back to the hotel somewhere around 3 a.m. Not at all before 2 a.m. आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में सरकार से रिलेटेड किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो पोस्टर ही क्यों ना हो, तो इसे एक सीरियस क्राइम माना जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया ने एक कथित पोस्टर चुराने के जुर्म में ऑटो वॉम्बियर को 15 साल की सजा सुनाती है और साथ में हार्ड लेबर की भी सजा सुनाती है। मामला धीरे धीरे इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था। परिवार वाले सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक गए थे, लेकिन ऑटो वॉम्बियर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो नॉर्थ कोरिया में है तो किस हाल में है। उससे रिलेटेड कुछ खबर नहीं मिल रहा था बाहरी दुनिया को। इतना क्रूर है नॉर्थ कोरिया। कुछ एक्सपर्ट की माने तो नॉर्थ कोरिया का अपना एक पर्सनल एजेंडा था इस अमेरिकन को गिरफ्तार करने के लिए, एंड मानो ऑटो वॉम्बियर उसका स्केपगोट बन गया हो। That's when North Korea started firing off missiles, nuclear weapons, and using Otto as kind of like their prize, their American prize to rub it in America's face what they were doing. नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ऑटो वॉम्बियर के डिटेन होने के कुछ ही दिन बाद अपना 4th न्यूक्लियर टेस्ट करता है। Just a few days after Otto was seized, North Korea carried out its first nuclear test in 3 years. Followed by the launch of a long-range missile. और ऐसा बोला जाता है कि न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यूएसए अगर ज्यादा चूंचा करती है तो ऑटो वॉम्बियर को एज ए बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल किया जाएगा। 30 पॉलिटिशियन सब के सब पॉलिटिशियन अपना पॉलिटिक्स करने में लगे हुए थे इस ऑटो वॉम्बियर के ऊपर भी। उस वक्त अमेरिका में सरकार ओबामा की थी, 2 उंगलियां उनके ऊपर भी उठाई जा रही थी और इधर सरकार ऑटो के पेरेंट्स को लगातार ये आश्वासन दे रही थी कि आपका लड़का बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऑटो वॉम्बियर को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था, उसे टॉर्चर किया गया था क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। बस इसी कारण से उसको और टॉर्चर किया जा रहा था। करीब 17 महीने बीत जाने के बाद पता चलता है
है कि ओटो वाम्बियर कोमा में है और तब तक सरकार भी बदल चुकी थी। अभी यूएसए का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप बन चुके थे। ट्रंप गवर्नमेंट और उनका नेगोशिएटर ये डिसीजन लेते हैं कि एक एयर एम्बुलेंस के जरिए ओटो वाम्बियर को वापस लाया जाएगा, लेकिन काफी इंटेंस और हाई लेवल मीटिंग के बाद दोनों गवर्नमेंट अग्री होते हैं। Destination, North Korea. They said this is a medical evacuation. We need you to go in and bring him out. अमेरिकी डॉक्टर को ओटो वाम्बियर से मिलने दिया जाता है और जब वो डॉक्टर ओटो वाम्बियर से मिलते हैं तब वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो मीडिया में तस्वीर को रोटेट किया जा रहा था अब वो ओटो वाम्बियर बिल्कुल भी नहीं था। ओटो वाम्बियर की आंखें तो खुली थी लेकिन उसके बॉडी में कोई हरकत नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, मानो जिंदा लाश था ओटो वाम्बियर। उसे फीडिंग ट्यूब के जरिए फीड किया जा रहा था। यहाँ पे सरकार की जो खोखला वादे थे वो बिल्कुल झूठ निकलती है। ओटो वाम्बियर बिल्कुल भी सेफ नहीं था, वो पूरी तरीके से बदल चुका था। नॉर्थ कोरिया ने उसे एक डेमन का रूप दे दिया था, एक एनिमलिस्टिक क्रीचर के फॉर्म में उसे कर दिया था। ओटो वाम्बियर की प्लेन 13 जून 2017 को ओहायो के सिंसिनाटी में लैंड होती है। ओटो वाम्बियर को प्लेन से उतारा जाता है और आप उसकी हालत देख सकते हैं। और ये बात बाद में पता चलता है कि ओटो वाम्बियर करीब 15 महीने से कोमा में था एंड किम गवर्नमेंट का बोलना है कि ये स्लीपिंग पिल्स की वजह से कोमा में चला गया था। आई मीन सीरियसली। वेल, ये अमेरिकी डॉक्टर का रिएक्शन था। डॉक्टर्स लोग ओटो वाम्बियर की इस दशा को वेजिटेटिव स्टेट बोल रहे थे, जिसमें इंसान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता खुद ब खुद, एंड ओटो वाम्बियर भी कुछ ऐसा ही बन चुका था। ओटो वाम्बियर की पेरेंट्स की माने तो उसके निचले दांत को किसी पिलास जैसी चीज से टेढ़ा कर दिया गया हो, उसके पैर मानो किसी सांचे में डालकर उसे टेढ़ा कर दिया हो। इस तरीके से टॉर्चर किया गया था उसे। मतलब ये साफ झलक रहा था कि ओटो वाम्बियर के साथ नॉर्थ कोरिया में क्या व्यवहार किया गया था, वो भी सिर्फ एक कथित पोस्टर चुराने के लिए। या उनका मकसद कुछ और था, आई डोंट नो, ओनली किम जोंग नो। वाम्बियर के पिता बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया वालों ने मेरे बेटे को एविल बना दिया था, डेमन बना दिया था, किसी एनिमलिस्टिक क्रीचर का रूप दे दिया था। We saw evil, animalistic creature that I couldn't hug and I couldn't get a feeling. लेकिन सबसे अचंभव की बात यह है कि ओटो वाम्बियर के बॉडी पे एक खरोच तक का निशान नहीं था, सिवाय उसके पैरों और दांत के। लेकिन सिटी स्कैन से ये जरूर पता चलता है कि उसके दोनों ब्रेन लेफ्ट और राइट दोनों डैमेज थे। जनरली अगर सर पे वार किया जाता है तो एक स्पेसिफिक एरिया डैमेज होता है एंड कुछ स्कार्स भी रह जाते हैं, लेकिन इस केस में दोनों ब्रेन सिमेट्रिकली डैमेज था एंड सर पे कोई स्कार तक नहीं था। अपने वतन वापस लौटने के करीब 6 दिन बाद 19 जून 2017 को ओटो वाम्बियर की मौत हो जाती है। ओटो के पेरेंट्स इंटरनेशनल कोर्ट में नॉर्थ कोरिया को घसीटते हैं और वो जीतते भी हैं। कोर्ट ने नॉर्थ कोरिया को करीब $500 million ओटो के पेरेंट्स को देने के लिए बोला, लेकिन नॉर्थ कोरिया वाले पैसे देने से मना कर देते हैं। फिर जनवरी 2022 में यूएसए की गवर्नमेंट ने करीब $240,000 ओटो के पेरेंट्स को देती है, एंड वो भी नॉर्थ कोरिया के एक बैंक के एसेट सीज करने के बाद। लेकिन कितना भी पैसा ओटो वाम्बियर को वापस नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं। आखिर उस 17 महीने में क्या हुआ था ओटो वाम्बियर के साथ? क्या नॉर्थ कोरिया पहले से ही प्रिपेयर था इस चीज को अंजाम देने के लिए? और आखिरी सवाल, अगर आपके मन में भी ऐसे वाइल्ड ख्याल आते हैं नॉर्थ कोरिया को विजिट करने के लिए, तो यू नो, एक माँ का प्यार किस हद तक जा सकता है आप इस अगले केस से समझ जाओगे। एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे के न्याय के लिए राज्य के सबसे खूंखार दबंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अंत में वो जीत भी जाती है। आपको ये केस पूरा देखना चाहिए। इस केस का मोस्ट ऑफ द पार्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट से लिया गया है एंड बाकी के कुछ हिस्सा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल न्यूज पोर्टल्स और इंटरव्यूज से। मैं इस फैसले को देखिए, क्वांटिटी अगर मानी जाए नंबर ऑफ इयर्स, तो यस हमने डेथ मांगी थी और इसमें क्वांटिटेटिवली 5 साल कम हुआ है। और यहाँ पर साक्ष्य कोई जूता चप्पल नहीं था, मेरे बेटे का शरीर था जो डिस्ट्रॉय किया गया। 16 फरवरी 2002 उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शादी थी। बारात, बैंड बाजा और ढोल की आवाजों से सारी महफिल जगमगा रही थी। मेहमान खुश थे, लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, कहीं हंसी मजाक चल रहा था, कहीं पुरानी यादें ताजा हो रही थी। लेकिन उसी रात एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो अगले 2 दशकों तक लोगों के जहन से नहीं निकलने वाली थी। और इस कहानी का नाम था नीतीश कटारा। नीतीश एक यंग, वेल एडुकेटेड, लाइवली लड़का जो जिंदगी के हर पल को खुल के जीता था। और उसके उस खुशहाल जिंदगी में एक लड़की भी थी जिसका नाम था भारती यादव। भारती एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती थी। वो खूंखार और दबंग डीपी यादव की बेटी। सर, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है। पहले बेटे अपनी भाषा में शुद्धता लाइए,
बोलने का उच्चारण अपना ठीक कीजिए, सवाल पूछने का अधिकार आपको है। ये बात तो वो आपसे भी कह सकती है जब आप किसी लड़की के ऊपर शराब परोसने का आरोप लगाते हैं। इससे आपको भी अपनी भाषा में शुद्धता लानी चाहिए। और जसिका लाल केस के आरोपी विकास यादव की बहन थी। नीतीश और भारती का रिश्ता कोई कैजुअल अफेयर नहीं था, वे दोनों एक सीरियस रिलेशन में थे। लेकिन भारती के परिवार को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं था। कास्ट और इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डिफरेंसेस उनके लिए एक बड़ी दीवार था, और ये दीवार इतनी ऊंची थी कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। शादी के वेन्यू पर उस रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। नीतीश भी शादी में मौजूद था, अपनी वही कैजुअल चार्म के साथ, लेकिन उसके आसपास कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो देखने में तो मेहमान लग रहे थे, पर उनकी नजर किसी और ही काम पर थी। वो चेहरा था विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान का, और ये तीनों लोग एक ही मकसद के साथ आए थे, और वो मकसद था। अब सवाल ये था कि क्या भारती और नीतीश कटारा एक हुए थे, या एक बार फिर से डीपी यादव ने खेल दिया था कोई खूनी खेल। चलो जानते हैं इस केस को। विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान शादी की रात लाइट्स और म्यूजिक के बीच जब कोई नहीं देख रहा था, तब वे लोग नीतीश को क्वाइटली वेन्यू से उठाकर कहीं दूर ले जाते हैं। लेकिन किस बहाने से? अकॉर्डिंग टू कोर्ट जजमेंट ये एक प्री प्लान्ड अबडक्शन था, मतलब कोई इम्पल्सिव काम नहीं, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसा प्लान था जो पहले से ही तैयार किया गया था। और उसके बाद की कहानी उतना ही खौफनाक है जिसके सोचने मात्र से आपकी रूह कांप जाए। तारीख थी 17 फरवरी 2002। सुबह का वक्त था, करीब 9:30 बजे के आसपास शिखरपुर रोड के पास से पुलिस को एक कॉल आता है। ये कॉल एक डेड बॉडी के बारे में था। बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी, कपड़े तक नहीं थे शरीर पर, बॉडी पहचानने के लायक भी नहीं थी। सुबह 9:30 बजे के आसपास जब पुलिस ने इस बॉडी को देखी तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बॉडी को देखने के बाद पता चला कि सिर के ऊपर एक गहरी चोट का निशान था, स्कल फ्रैक्चर था और ब्रेन में इंटरनल इंजरी भी था। और ये सब कुछ इस बात की गवाही थी कि मौत किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के एक ही जोर के वार से हुई होगी। और फिर लाशों को जलाने की कोशिश की गई थी। कोर्ट के मुताबिक कपड़े, घड़ी, मोबाइल सब कुछ हटा दिया गया था ताकि कोई पहचान न कर सके बॉडी की। बेसिकली दे डिस्ट्रॉयड द एविडेंस। नीतीश की मां नीलम कटारा जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो उनके लिए ये सब एक बड़ी चुनौती थी। एक मां के लिए अपने बेटे को इस हालत में देखना शब्दों में बयां करना तो थोड़ा मुश्किल है। बॉडी इतनी जली हुई थी कि पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मां तो मां होती है। उन्होंने एक हाथ के एक छोटे से हिस्से को देखकर पहचान करने की कोशिश की, और क्योंकि वो पूरे बॉडी का इकलौता हिस्सा था जो पूरी तरीके से जला नहीं था। इस केस का एक और पहलू भी था जो सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं था। मर्डर के बाद जो कुछ हुआ उससे ये साबित हुआ कि ये सिर्फ एक गुस्से का काम नहीं था, मतलब कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। विकास और विशाल ने पुलिस को मिसलीड करना शुरू किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को गलत जगह ले गया ताकि असली एविडेंस कभी न मिले। टाटा सफारी जो इस केस का एक ही एविडेंस था, वो इनिशियल सर्चेज में कहीं नहीं मिला, क्योंकि वे लोग पुलिस को कभी अलवर ले जाते तो कभी पानीपत के शमशान घाट के पास, जहां वो गाड़ी थी ही नहीं जिससे नीतीश कटारा को ले जाया गया था। और तीसरा अक्यूज्ड सुखदेव तो 3.5 साल से फरार था। फिर जब 23 फरवरी 2005 को जब वो पकड़ा गया तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दी। मतलब ये तीनों सिर्फ मर्डर के टाइम ही नहीं बल्कि उसके बाद भी पूरा सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरीके से भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे। हाई कोर्ट ने इस पूरे क्राइम को ऑनर किलिंग का नाम दिया, एक प्लान ब्रूटल किलिंग जिसमें न सिर्फ जिंदगी ली गई बल्कि उसके बाद एविडेंसेस मिटाने, विटनेस को डराने और पूरी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश की गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अगला पड़ाव था इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के लिए एक जली हुई बॉडी से क्लूज को निकालना आसान नहीं था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया, विटनेस स्टेटमेंट्स लिए गए, मोबाइल रिकॉर्ड चेक किए गए, और ये सब कुछ एक रेस थी, रेस सच तक पहुंचने की। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो डीपी यादव के पहुंच से काफी वाकिफ थी। इसीलिए उन्होंने बॉडी का डीएनए टेस्ट भी करवाया ताकि बाद में कोई बॉडी को चेंज ना कर दे। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मौत का असली कारण आग नहीं था, नीतीश के सिर पर किसी हेवी वस्तु से वार किया गया था, जैसे हथौड़ा या कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट, और जिसकी वजह से गहरी चोट
चोट थी, पूरा स्कल फ्रैक्चर हो गया था, ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी थी। ये सब दिखाता था कि उसकी जिंदगी एक झटके में खत्म कर दी गई थी। जलाना बस एक दूसरा कदम था एविडेंस को मिटाने के लिए, साक्ष्य को मिटाने के लिए। लेकिन इस रिपोर्ट के साथ भी कुछ छेड़खानी की गई थी, जैसा कि नीलम कटारा को डर था। जो पोस्टमार्टम है वो हेविली कॉम्प्रोमाइज पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। 40 साल का लड़का लिखा हुआ है उसमें, 40 साल की उम्र लिखी हुई है। और मतलब किसी भी तरह से पूरे डेंजर को देख तो उसको यानी डॉक्टर भी बिक गए। बिल्कुल। और अब शुरू होती है असली तलाश उस रात की सच्चाई की। पुलिस ने वेडिंग वेन्यू से लेकर शिखरपुर रोड तक का पूरा पॉसिबल राउट चेक किया। विटनेस स्टेटमेंट्स लिए गए, किसने किसको देखा, कौन सा वक्त था, किसने किससे बात की, सब कुछ। और फिर धीरे धीरे एक चेन बनने लगा, कड़ियां जुड़ती चली गई। और इस दौरान एक बात क्लियर हो गई थी कि 16 फरवरी 2002 की रात नीतीश को शादी से ले जाने वाले 3 लोग थे, विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान। इन तीनों का वहां होना एक कोइंसिडेंस नहीं था, और जो हुआ उसके बाद इनका वर्ताव सब कुछ कह गया। और नीलम कटारा अकेले अपने बेटे के इंसाफ के लिए अभी भी दर दर भटक रही थी। उसी वक्त उनका पति का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था और थोड़े दिन बाद वो गुजर भी गए थे। लेकिन नीलम कटारा ने हार नहीं मानी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने में। आगे आपको पता चलेगा उनकी स्ट्रगल की कहानी। लुक, इस केस में विटनेसेस की कहानी भी इम्पोर्टेंट थी। और शादी वाली रात कुछ लोगों ने विकास, विशाल और सुखदेव को देखा था। वे तीनों लोग वहां मौजूद थे, जबकि विशाल और सुखदेव को शादी में बुलाया तक नहीं गया था। और उस दौरान उनका बिहेवियर, उनकी मूवमेंट्स, सब कुछ सस्पिशियस था उस रात। सोचो, जब तुम एक शादी में डांस कर रहे हो और कुछ लोग अपना प्लान बना रहे हो, किसी की जिंदगी खत्म करने का प्लान, और फिर जब वो प्लान पूरा हो जाता है तो वही लोग पूरा सिस्टम को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक जो भी एविडेंसेस मिले थे उससे एक कंप्लीट चेन बन रहा था, जिससे मोटिव का भी पता लग रहा था। मोटिव था फैमिली का अपोजिशन, मतलब डीपी यादव की बेटी और विकास यादव की बहन भारती यादव और नीतीश कटारा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। वही क्लोजनेस एक दिन रिलेशन में बदल गई थी और फिर बात शादी तक पहुंच गई थी। लेकिन यादव परिवार को ये पसंद नहीं था, स्पेशली विकास यादव को, कि अपनी कास्ट से बाहर जाकर वो शादी करे। उसे हाई कोर्ट ने एक ऑनर किलिंग का नाम दिया, एक ऐसा एक्ट जहां एक परिवार के सो कॉल्ड इज्जत को बचाने के लिए एक हंसमुख जिंदा दली नौजवान की जिंदगी ले ली गई थी। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान नीलम कटारा को न जाने कितनी धमकियां मिलती थी कि आपको सूचित किया जाता है कि आपको भी बाइज्जत आपके बेटे के पास आपको और आपके पति को पहुंचा दिया जाएगा। समय, डेट, ये समय बहुत बुरा। ट्रायल के दौरान जब कोर्ट के सामने केस रखा गया तो मोटिव क्लियर था, लास्ट सीन एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग था। और इस पूरे केस में जो की विटनेस था उसका नाम था अजय कटारा। और आपको बता दूं, अजय कटारा और नीतीश कटारा में कोई रिलेशन नहीं था। ये एक संयोग था कि अजय कटारा भी वहां मौजूद था। एंड इस केस में शुरू से लेकर अंत तक वो एकमात्र व्यक्ति है जो सच के साथ खड़ा रहा, अपनी जुबान से पलटा नहीं। बाकी न जाने कितने विटनेस आए और गए, सब के सब 1-2 दिन में डीपी यादव की धमकी से डर जाते थे और फिर कोर्ट में पलट जाते थे। लेकिन अजय कटारा वो अडिग था, मानो कोई पुराना बरगद का पेड़ हो। एंड इसका खामियाजा भी भुगता था अजय कटारा ने, और आज के डेट में भी भुगत रहा है। खामियाजा ये कि कभी उसके कार को किसी ट्रक से धक्का लगवा दिया जाता है, कभी जान से मारने की धमकी दी जाती है, कभी उसकी बीवी पे किसी कायरों से हमला करवाया जाता है, तो कभी उसके खाने में जहर मिलवा दिया जाता है। और न जाने क्या क्या अजय कटारा ने झेले हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बातों को रखने के लिए, सच के साथ खड़ा होने के लिए। और सच डीपी यादव जैसे नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं, जिनकी बुनियाद ही झूठ पर खड़ी थी। और इस पूरे ट्रायल के दौरान और उसके बाद भी अजय कटारा पे लगभग 37 केसेस दर्ज किए गए, जिसमें से 90% केसेस को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया झूठा बताकर। और बाकियों में ट्रायल आज भी जारी है, आज भी अजय कटारा कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे केस में भारती यादव का क्या रोल रहा है, उसने कोर्ट में क्या बोला। तो मैं आपको बता दूं कि डीपी यादव ने भारती यादव को लंदन भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, जब से इस केस में ट्रायल शुरू हुआ तभी से। क्योंकि डीपी यादव और विकास यादव को मालूम था कि इस केस में भारती यादव का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और शायद उन्हें ये भी डर था कि भारती यादव कहीं नीतीश
नीतीश कटारा के पक्ष में बयान न दे दें। तो इसी डर से शायद उन्हें लंदन भेजा गया था। लेकिन कोर्ट उसे बार बार नोटिस जारी करती रही कि भारती को कोर्ट में हाजिर किया जाए, लेकिन डीपी के परिवार वालों ने कुछ नहीं सुना, कोर्ट की भी नहीं सुना। तब अंत में जाकर कोर्ट ने भारती यादव के पासपोर्ट को कैंसिल कराने का आदेश दिया और फिर तब जाकर डीपी यादव के परिवार वालों ने भारती यादव को लंदन से वापस इंडिया बुलाया और उसे कोर्ट में पेश किया। एंड कोर्ट में आने के बाद भारती यादव ने नीतीश कटारा के साथ जुड़े रिलेशन को साफ इनकार कर दिया। उसने बस इतना बोला कि हाँ वो नीतीश कटारा को जानती है, बस इसके आगे उसके साथ उसका कुछ भी नहीं था, वे दोनों बस दोस्त थे। लेकिन नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने हर उस लेटर और हर उस बुके को कोर्ट के सामने रखा जो भारती एक जमाने में नीतीश कटारा को दिया करती थी। नीलम कटारा का बोलना था कि भारती यादव उनके घर अक्सर आया करती थी अपने दोस्तों के साथ और वो उन दोनों के बीच की नजदीकियां को बखूबी जानती थी। और फिर साल 2008 में ट्रायल कोर्ट ने तीनों को गिल्टी पाया, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। डेथ पेनाल्टी का ऑप्शन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि ये ब्रूटल तो है लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी। नीलम कटारा इस जजमेंट से खुश नहीं थी, वो हाई कोर्ट मूव करती हैं। हाई कोर्ट में उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने सजा कम दी है उन तीनों को और ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, उन तीनों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। फिर हाई कोर्ट ने इस केस को और पूरे एविडेंसेस को दोबारा से एनालिसिस किया। फिर उन्होंने कहा कि ये एक प्री मेडिटेटेड ऑनर किलिंग है और मोटिव के फैक्टर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी डेथ पेनल्टी नहीं दी। उसने बोला कि इस केस में लाइफ इंप्रिजमेंट के साथ एक फिक्स्ड टर्म पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि रिमिशन का कोई ऑप्शन न रह जाए। और फिर हाई कोर्ट ने नया ऑर्डर दिया कि मिनिमम 25 साल की जेल इन तीनों को दी जाए। एंड गेस व्हाट, विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान ने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जजमेंट को मेंटेन रखा कि एक सीरियस प्लान्ड ऑनर किलिंग है। कोर्ट ने लिखा कि एक सोची समझी हत्या है जिसमें अपनी सो कॉल्ड इज्जत के लिए एक जवान की जिंदगी ले ली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया, यानी तीनों को अब कम से कम 25 साल जेल में रहना होगा बिना किसी अर्ली रिलीज के। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फाइन और कंपनसेशन का ऑर्डर भी मेंटेन किया जो विक्टिम के परिवार को मिलने वाला था। और इस तरह 16 साल का लंबा लीगल सफर के बाद नीतीश कटारा के परिवार को न्याय मिला। लेकिन इस दौरान दिलों में जो जख्म हुए 16 साल तक, उस जख्म के दर्द को नीलम कटारा ने अपने साथ रखा, उसे बर्दाश्त किया ताकि उन्हें हिम्मत मिलती रहे अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं, ये कहानी है इंसाफ के लिए लड़ते हुए हौसले की। और ये एक याद है, सच की रोशनी एक दिन जरूर वापस चमकती है। अगर आप हरियाणा तरफ से आते हैं या फिर उस राज्य से थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने नीरज पेप्सू का नाम जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो उसकी कहानी आपको सुननी चाहिए। नीरज पेप्सू 24 घंटे स्माइल ही रहा करे। कोई इंसान बाहर को इंसान नहीं सोचेगा, बहुत खुश है तो कभी भी अपने दुख शेयर ना करना कभी भी। एक वक्त था जब वो बॉडी बिल्डिंग का राइजिंग स्टार था, क्लब्स का फियर्ड बाउंसर था। उसके नाम पे लाखों लोगों ने रील्स बनाई, यूट्यूब वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पे फैन पेजेस बनाए गए। लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है। तारीख थी 15 मार्च 2020। नीरज ने अपने घर वालों से कहा कि वो बस थोड़ा जूस पीने के लिए बाहर जा रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद नीरज की पूरी दुनिया पलटने वाली थी। अगर आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी हाई एंड क्लब को देख लो या कहीं के क्लब्स को देख लो, सारे ही क्लब्स में एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी। काला टी शर्ट में खड़ा मुस्तंड शरीर वाला बाउंसर जिनका काम होता है क्लब के उन लोगों पर निगरानी रखना जो कोई सीन क्रिएट कर रहा हो। इन्हीं बाउंसर्स में से एक नाम था नीरज तंवर पेप्सू का। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बाउंसर की नहीं है, ये कहानी है फतेहपुर बेरी की। फतेहपुर बड़ी बस्ती, हत्ती मार के गेट है जबरदस्ती। एक ऐसा गांव जिसे दुनिया के गूगल मैप्स पे भी वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज के नाम से सर्च किया जाता है। यहाँ हर दूसरा बंदा या तो रेसलर है या जिम ट्रेनर या बाउंसर। फतेहपुर बेरी दिल्ली के सटे एक गुजर समुदाय वाला गांव है। कहने को तो आज ये गांव मॉडर्न हो गया, लेकिन यहाँ का कल्चर आज भी ट्रेडिशनल ही है। वही फिजिकल पावर, बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल। ज्यादातर लोग इसी बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन में हैं। बाउंसर्स की कहानी फतेहपुर बेरी में विजय तंवर नाम के आदमी से शुरू हुई थी, जिसे अब लोग विजय पहलवान भी कहते हैं। 2000 के आसपास से बाउंसर की लाइन में इन्वॉल्व हुआ था मैं। तो जो ज्यादातर रेसलर जो अनपढ़ लोग हैं जो फोर्स में ना जा सके वो मेरे साथ बाउंसर में आ गए।
बाउंसरी की जॉब करना कोई मजाक नहीं है, ये हर एक किसी के बस की नहीं है। इसमें अपने आप को कतई फिट रखना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ता है और कंट्रोल रखना पड़ता है। और यहीं से इस गांव की आगे की कहानी शुरू होती है। शुरुआत में इस गांव के लड़कों को क्लब्स में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि क्लब्स का कल्चर टोटली डिफरेंट था उन लोगों के लिए। शॉर्ट ड्रेसेस वाली लड़कियां, भरपूर नशा, लाउड म्यूजिक एंड ऑल। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी इसकी आदत लग गई थी, वे लोग इसके यूज्ड टू हो गए थे। और जब विजय तंवर ने और लोगों को रोजगार देने लगे थे, तब एक नया नाम सामने आता है, नीरज तंवर का, जिसे दुनिया ने नीरज पेप्सू के नाम से जाना। कौन थे नीरज पेप्सू और लोग उन्हें इतना पसंद क्यों करते थे? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर उनकी मौत हुई कैसे थी? क्या वो किसी साजिश के शिकार थे या पूरा मसला ही कुछ और था? चलो जानते हैं इस केस को। नीरज पेप्सू का जन्म 7 जनवरी 1987 को हुआ था। नीरज का पूरा बचपन फतेहपुर बेरी में ही बीती थी। स्कूल में उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और उन्हें कबूतर से खेलना काफी पसंद था। वे उन्हें पकड़कर उड़ाया करते थे। नीरज के भाई पृथ्वी पेप्सू का बोलना है कि मम्मी पापा ने बहुत समझाया कि बेटा ये सब छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन नीरज बिल्कुल भी नहीं माना। फिर काफी मार पिटाई के बाद वो थोड़ा सा सुधर जाता है। उसके बाद नीरज ने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया, बॉडी बनाई, अखाड़ा में भी कूदा, जिम ज्वाइन किया और फिर वही क्लासिक रास्ता, बाउंसर बन गया। लेकिन बाकी लड़कों से अलग था नीरज। उसकी फिजिक और हाइट उसे स्टैंड आउट बनाती थी, मतलब औरों से बिल्कुल अलग दिखता था नीरज पेप्सू। उसका पर्सनालिटी भी कुछ अलग था। फिर कुछ दिन बाद नीरज ने अपना बाउंसर्स का ग्रुप बनाया। उसका विजन काफी बड़ा था। सिर्फ बाउंसर बनकर उसे अपनी पूरी जिंदगी नहीं बितानी थी। उसने गुड़गांव में एक ढाबा भी खोल दिया था ताकि कुछ कमाई और हो सके, और उसका ये बिजनेस भी चल पड़ा था। अब ये वो समय था जब टिकटॉक का भूत और बुखार बहुत लोगों के सिर चढ़ रहा था। जियो के डेटा प्लान्स ने लोगों को फोन की लत लगा दी थी और नीरज को भी टिकटॉक की लत लग गई थी। और फिर नीरज भी टिकटॉक पे वीडियोज बनाने लगा था। और पेप्सू का स्टाइल, सॉलिड बॉडी, हेवी डायलॉग, कॉन्फिडेंट लुक, मानो एक कल्ट बन गया था उसका। उसके फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और उसके फॉलोअर्स भी काफी क्रेजी थे। वेल, आज भी हैं। उसके डायलॉग्स वायरल होने लगे थे, उसके एडिट्स बनने लगे थे। नीरज पेप्सू दिल में बसे जैसे गाने उसके नाम पर डेडिकेट होने लगे थे। अब वो एक बाउंसर से इन्फ्लुएंसर आइकन बन गया था। बट ये कहानी सिर्फ उड़ान तक ही सीमित नहीं थी। नीरज के हिस्से आगे आता है दर्द, और उसी दर्द में छुपी हुई थी एक ट्रेजेडी जिसका अंत होने वाला था 15 मार्च 2020 को। जिम में डेडलिफ्ट्स को फ्लेक्स करना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को फ्लेक्स करना मानो रूटीन बन गया हो उसके लिए। और उनकी ये सारी फ्लेक्स वाली वीडियोस वायरल जाती थी टिकटॉक के जमाने में। और उसके इसी दिखावे ने नीरज को सिर्फ एक गुज्जर कम्युनिटी का नहीं बल्कि एक नेशनल यूथ आइकन बना दिया था। लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए भाग रहे थे। उसका नाम स्टेटस पे लगाया जा रहा था। और इसी फेम के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी उसके हिस्से आई। उसने मारपीट भी शुरू कर दी थी, गुंडागर्दी के आरोप लगने लगे थे उस पर। अक्सर उसका किसी न किसी से झगड़ा होता रहता था। कई बार तो ये झगड़ा जातीय रूप भी ले लेती थी। नीरज का भाई और उसके दोस्तों के मुताबिक हर हफ्ते कोई न कोई नया कंट्रोवर्सी होती रहती थी और कई मामले पुलिस तक भी पहुंचते थे और पुलिस भी उसके घर तक पहुंच जाती थी। अब नीरज पेप्सू के दुश्मन भी बनने लगे थे। लेकिन नीरज का कहना था कि नीरज को सिर्फ नीरज ही मार सकता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और इस पावर के पीछे जो आदमी था वो अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। साल 2015 में उसका बेस्ट फ्रेंड प्रदीप तंवर की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। प्रदीप वो इंसान था जिसकी बात नीरज कभी नहीं टालता था, मतलब दोनों इतने जिगरी थे। और उसकी डेथ ने नीरज को तोड़ कर रख दिया था। और अब ऊपर से गुड़गांव का ढाबा भी स्ट्रगल कर रहा था। वो ढाबा भी अब कोई प्रॉफिट नहीं बना रहा था और नीरज के ऊपर कुछ लोन्स भी हो गए थे। साल था 2020। नीरज के पिताजी को कैंसर हो गया था और नीरज को अल्सर। और इसी दौरान एक दिन उसका पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है। जब उसके अपने ही बॉडी पे चोट लगी तो वो और टूट जाता है। उनके भाई प्रीत का बोलना है कि उसको लगा कि उसका शरीर अब खत्म हो रहा है,
अब पहले वाली बात उसमें नहीं रही और वो अब ऐसा बॉडी कभी नहीं बना पाएगा। नीरज काफी अकेला रहने लगा था। वो हाई वॉल्यूम पे एक सैड हरियाणवी सॉन्ग सुनता था, बता मेरे यार सुदामा रे। उसके चेहरे की उदासी और आवाजों में धीमापन साफ झलकने लगी थी। तारीख थी 15 मार्च 2020। दिन का समय था। नीरज घर पर ही था। माँ और भाई को पता था कि नीरज मेंटली स्ट्रेस्ड है, इसीलिए उस पर वे लोग नजर रखे हुए थे। इसी बीच उसका भाई प्रीत बाथरूम जाता है और तभी नीरज ने घर वालों से कहा कि मैं जूस पीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। कुछ ही देर में उसकी माँ ने पूछा कि नीरज कहाँ है, क्योंकि घर में नीरज कहीं नहीं दिख रहा था। प्रीत ने तुरंत गाड़ी निकाली और माँ से कहा कि तुम उसको फोन करो, लेकिन नीरज ने किसी का कॉल नहीं उठाया, न माँ का न भाई का, किसी का नहीं। फिर कुछ घंटों बाद उसकी माँ ने उसके भाई को कॉल किया कि बेटा तुम घर आ जाओ। और जब प्रीत घर पहुंचा तो देखा कि नीरज बैठा हुआ था। माँ ने बताया कि वो थोड़ी देर पहले आया है, पानी पिया और अचानक बैठ गया। प्रीत को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर नीरज को उल्टी होने लगी। घर वाले तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए। एम्बुलेंस में भी उसे उल्टी हो रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही पता चलता है कि नीरज ने सल्फास खा लिया है। प्रीत ने नीरज से पूछा कि भाई आपने ये क्या कर दिया। नीरज ने बस इतना कहा, मुझे जाने दो। और कुछ ही देर बाद नीरज पेप्सू की मौत हो जाती है। और जब उसका बॉडी फतेहपुर बेरी लाया गया तो अफरा तफरी मच गई थी। हर तरफ भीड़ थी, रोने की आवाजें आ रही थी। घर वाले उसकी बॉडी को प्रॉपरली देख भी नहीं पा रहे थे। इतनी तादाद में उसके चाहने वाले पहुंच चुके थे और ये भीड़ शमशान तक पहुंच गई थी। नीरज पेप्सू का अंतिम सफर वायरल था। उसके एडिट्स बनने लगे थे। उसकी मौत के बाद कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बनाई गई। लोगों का सवाल था कि ये सिर्फ एक था या कुछ और, या किसी ने धोखा से उसे जहर खिला दिया, या किसी ने उसे मारा। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस ने सच्चाई सबके सामने रख दी थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नीरज ने खुद कहा था कि नीरज को सिर्फ नीरज ही मार सकता है और उसका यही अंदाज एक कल्ट बन गया था। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मेंटल हेल्थ। मसल्स और मुस्तंड होने का मतलब ये नहीं कि इंसान अंदर से भी ठीक है, मजबूत है। दुनिया उसकी फोटो वायरल कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेला था। एक पावरफुल बॉडी के पीछे एक थका हुआ दिल था। और आपका क्या बोलना है नीरज पेप्सू के इस केस को लेकर, प्लीज कमेंट में बताएं। सोचो आप एक पत्रकार हो किसी बड़े मीडिया हाउस के और आपको पाकिस्तान के एक शहर में जाना है जहां आतंकवादियों का गढ़ है और वहां जाकर आपको उसका इंटरव्यू करना हो। लेकिन एक बात आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि आप उस देश से वापस नहीं आ सकते। तो क्या आप चाहोगे? आप इस पूरा केस को देख लो, आप खुद ही समझ जाओगे। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडिया ने आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर को न्यूट्रलाइज कर दिया। वही आदमी जिसका जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल के मौत से कनेक्शन था। Tragic killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi. कराची, जनवरी 2002। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के साउथ एशिया के ब्यूरो चीफ थे, वो भारत के मुंबई में रहते थे। लेकिन एक दिन वो पाकिस्तान में एक स्पेशल स्टोरी कवर करने गए थे एंड उस वक्त पे पूरी दुनिया 9/11 के से बस उभर ही रही थी और डैनियल पर्ल टेररिज्म के पाकिस्तानी लिंक्स पर रिसर्च कर रहे थे। उनकी खास कोशिश थी एक ऐसे शख्स से मिलना जिसका नाम था शेख मुबारक अली गिलानी, एक कंट्रोवर्शियल रिलीजियस फिगर जिसका अलकायदा से कनेक्शन होने का शक था। और साथ में उन्हें ये भी पता लगाना था कि कहीं कोई पाकिस्तानी मिलिटेंट और शू बॉम्बर रिचर्ड सी रेड में कोई कनेक्शन तो नहीं है। दरअसल रिचर्ड ने अपने जूते में बॉम्ब लगाकर प्लेन पर चढ़ गया था और बीच हवा में वो बॉम्ब को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है और पकड़ा जाता है। और डैनियल पर्ल्स गिलानी से इंटरव्यू फिक्स कराने के लिए काफी दिनों से कोशिश में लगे हुए थे। ईमेल और कॉल्स का सिलसिला भी जारी था। तभी एक दिन उन्हें एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले का नाम था आसिफ,
दरअसल वो डैनियल का फिक्सर भी था। आसिफ डैनियल को आरिफ से मिलवाता है और आरिफ, जिसने अपने आप को शेख गिलानी का असिस्टेंट बताया, उसने डैनियल को बताया कि शेख गिलानी उससे मिलने के लिए रेडी है, लेकिन उनसे मिलने के लिए आपको एक छोटा सा रास्ता तय करना होगा। बस कुछ ही घंटों की एक छोटी सी ड्राइव करनी होगी। 28 जनवरी 2002 को डैनियल पर्ल अपने घर से निकलते हैं। उनकी वाइफ मरियन पर्ल उस वक्त पर प्रेग्नेंट थी और उन्होंने कैजुअली बोला कि डिनर तक लौट आएंगे, तुम चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना। पर वो डिनर मरियन के लाइफ में कभी नहीं आया। शाम तक डैनियल घर नहीं पहुंचता है। पहले मरियन ने सोचा हो सकता है कि इंटरव्यू लंबा गया हो, पर जब रात होने लगी और उनका फोन भी अनरीचेबल हो गया तो मरियन पैनिक होने लगती हैं। और अगले ही दिन कराची के कुछ न्यूज रूम्स और अमेरिकन कॉन्सुलेट को एक ईमेल मिलता है। एक ग्रुप ने अपने आप को द नेशनल मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पाकिस्तान सोवरेनिटी बताया और क्लेम किया कि उन्होंने डैनियल पर्ल को किडनैप किया है। ईमेल के साथ डैनियल की कुछ तस्वीरें भी अटैच थी। आंखों पे पट्टी बंधी थी और उनके सिर के ऊपर गन पॉइंट किया गया था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये था कि आखिर वो ईमेल किसने भेजा था, उसके पीछे का असली मोटिव क्या था और क्या सच में अब्दुल रऊफ अजहर ने डैनियल को मारा था। चलो जानते हैं इस केस को। लोग डैनियल के बदले में उनकी डिमांड बहुत सिंपल थी। जैसे अमेरिका के गुआंतनामो बे के जेल में बंद कुछ पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिलीज करे, वरना डैनियल पर्ल की जान जा सकती है। पर ये कोई ऑर्डिनरी किडनैपिंग नहीं थी और ना ही कोई ऑर्डिनरी डिमांड थी। जो लोग पिछले कुछ दिनों से डैनियल को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने पहले ही एक परफेक्ट ट्रैप सेट कर रखा था। फेक ईमेल्स, फॉल्स प्रोमिसेस और केयरफुली प्लान्ड क्यूरेटेड कम्युनिकेशन के जरिए सब कुछ प्री मेडिटेटेड था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि जो बंदा डैनियल का फिक्सर है आसिफ, वो उसे आरिफ से मिलवाता है। आरिफ उस मिलिटेंट ग्रुप हरकतुल मुजाहिदीन का पीआर मेंबर निकलता है एंड आरिफ का घर भावलपुर में ही था, जहां पे भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया है। और इसी जगह का नाम आप याद रखना। आगे इसका इंडियन कनेक्शन भी बताता हूँ। आरिफ जो डैनियल से कांटेक्ट में था, वो डैनियल को अहमद उमर सैयद शेख के हवाले कर देता है। ये नाम पहले भी काफी हेडलाइंस में आया था। ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी उमर शेख 1994 में ही भारत में कुछ ब्रिटिश टूरिस्ट को किडनैप कर लिया था और उसी के सिलसिले में भारत में ही उसे जेल होती है। और इस उमर शेख का कनेक्शन अलकायदा और जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप से था। पर 31 दिसंबर 1999 को सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन काठमांडू से भारत आ रही प्लेन IC-814 को हाईजैक कर लिया जाता है। और उसे कांधार में लैंड करवाया जाता है। उन हाईजैकर्स का डिमांड था कि उमर शेख और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को भारत छोड़ दे और उसके बदले में अपने नागरिक को वापस घर ले आए। और उस वक्त पे भारत सरकार को मजबूरन ये कार्य करनी पड़ी थी। फिर उमर शेख के साथ मसूद अजहर और उसके एक साथी को जेल से छोड़ दिया जाता है। एंड जिस हाईजैकर्स की वजह से इन लोगों को छोड़ा गया था, उसमें से एक नाम था अब्दुल रऊफ अजहर का, जिसे कांधार हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड भी बोला जाता है। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. And he is the brother of was the brother of terrorist मसूद अजहर। डैनियल पर्ल को होटल से पिकअप करने के बाद उसे एक के बाद एक 3-4 अलग अलग जगह पर ले जाया गया। उनका डिजिटल कैमरा, फोन, नोटबुक्स, मतलब हर बिलोंगिंग्स को सीज कर लिया गया था। उसके बाद उनसे एक वीडियो भी शूट करवाई गई थी जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं और साथ में एक फोर्स्ड वीडियो कॉन्फेशन भी था। पहली वीडियो रिलीज करने के तुरंत बाद FBI एक्टिवेट हो जाती है। कराची और इस्लामाबाद में अमेरिकन इंटेलिजेंस अपनी टीम्स डिप्लॉय कर देती है। सारे रिलेटेड फोन्स को टैप किया जाता है, हर होटल्स को चेक किया जाता है, साइबर कैफे को चेक किया जा रहा था और मीडिया को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि वो कुछ भी उलूल जलूल खबरें ना चलाए। लेकिन तब तक डैनियल पर्ल की किडनैपिंग का इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बन चुका था। एंड इन द मीनवाइल पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिलती है। भेजे गए ईमेल को ट्रेस
किया जाता है तो वो एक कराची के साइबर कैफे का निकलता है एंड उसी को ट्रेस करते हुए एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया जाता है एंड उसने इवेंचुअली इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो डैनियल के किडनैपिंग के प्लानिंग में इन्वॉल्व था। उसका नाम था उमर शेख, जिसे भारत के जेल से छोड़ा गया था। डैनियल पर्ल अब तक कहाँ था इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। फिर 15 फरवरी 2002 को एक और चिलिंग वीडियो रिलीज की जाती है। इस बार डैनियल कैमरा के सामने बैठा था। वो काफी कमजोर और टॉर्चर्ड दिख रहा था और फिर उस वीडियो के फ्रेम में एक हाथ आता है, डैनियल के सिर को धड़ से अलग कर देता है। वीडियो देखते ही FBI और पाकिस्तान अथॉरिटीज में हल्ला मच गया था। दुनिया ने पहली बार एक जर्नलिस्ट के साथ हुआ इस लेवल का ब्रूटलिटी को देखा था। डैनियल की बॉडी ढूंढने में काफी दिन लग गए थे। मार्च के महीने में कराची के आउटस्कर्ट में करीब 10 टुकड़ों में एक बॉडी मिलती है और DNA टेस्ट से कंफर्म हो गया कि वो बॉडी डैनियल का ही है। मीडिया, गवर्नमेंट्स और जर्नलिस्ट कम्युनिटी सब स्टन्ड थे। एक जर्नलिस्ट जो सिर्फ सच ढूंढ रहा था, उसका फेट इतना ब्रूटल क्यों हुआ? इसका जवाब मिलना अभी भी बाकी था। पर असली सवाल ये था कि क्या उमर शेख ही मास्टरमाइंड था या फिर ये सिर्फ एक पॉन था किसी और के गेम में? द क्वेश्चन इज, फ्रेम में वो हाथ किसका था? ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। डैनियल पर्ल का जिस्म तो पाकिस्तान में था, लेकिन उसकी स्टोरी पूरी दुनिया के हेडलाइंस में घूम रही थी। It is my honor and privilege to welcome you to the Daniel Pearl Memorial Lecture. जब अमेरिकन जर्नलिस्ट का किडनैपिंग हुआ था, उस वक्त उसकी वाइफ मरियन पर्ल भी कराची में ही थी, प्रेग्नेंट, कंफ्यूज्ड और हार्ट ब्रोकन। और उसी घर में एक और महिला थी, आसरा नुमानी, जो डैनियल की अच्छी दोस्त तो थी ही, साथ में उस वक्त पर वो भी वॉल स्ट्रीट की पत्रकार थी। He was trying to get into the network of terrorism. He was trying to figure out how Al-Qaeda was financed. FBI, पाकिस्तानी अथॉरिटीज और अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही ये केस एक ग्लोबल पजल बन जाता है। Identify Omar Sheikh as the individual who authorized the kidnapping. पुलिस ने जिस उमर शेख को अरेस्ट किया था, ये बंदा कोई आम आदमी नहीं था। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट था, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से भरपूर भरा हुआ था। क्षतिग्रस्त बोल सकते हो। पहले ही उस पर कई टेरर एक्टिविटीज के केसेस पेंडिंग थे। जब उमर शहीद को अरेस्ट किया गया, तब भी पुलिस को क्लैरिटी नहीं थी कि डैनियल का मर्डर किसने किया है, उमर ने या किसी और ने। 15 फरवरी 2002, सबसे बुरा दिन। इन्वेस्टिगेटर्स को एक घटिया क्वालिटी की वीडियो मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वीडियो डैनियल पर्ल के बेहेडिंग का था। इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे उसकी जान ली गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जर्नलिस्ट था, अमेरिकन था, यहूदी था और सच के करीब जा रहा था। ये वीडियो ना सिर्फ हॉरिफाइंग था बल्कि सिंबॉलिक भी। सिंबॉलिक मतलब ये दिखा रहा था कि टेररिज्म का फेस कितना रूथलेस और ब्रूटल हो सकता है। इस वीडियो ने वर्ल्ड मीडिया को झटका दिया था। सबसे बड़ा सवाल उठने लगा था कि क्या सच कहना अब एक क्राइम बन गया है और क्या सच को ढूंढने का अंजाम ये हो सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया कि उमर शेख ने ही डैनियल के किडनैपिंग का प्लान बनाया था। कुछ लोकल जिहादी सेल के नाम भी सामने आता है, जिसमें कराची के कुछ लोकल्स भी शामिल थे, वहाँ के कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे और इसी नेटवर्क ने डैनियल को ट्रैप किया था। उसे फॉल्स इंटरव्यूज के नाम पर बुलाया था और फिर उसे किडनैप कर लिया गया था। जुलाई 2002 में उमर शेख और उसके 3 साथी को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। उमर को डेथ सेंटेंस दी जाती है। कोर्ट के डिसीजन ने डैनियल के परिवार को कुछ रिलीफ जरूर दिया, लेकिन कुछ सवाल अभी भी जिंदा थे, कुछ इंसाफ के सवाल अभी भी जिंदा थे। इन सारे घटना पर मरियन ने एक किताब भी लिखी है, अ माइटी हार्ट, जिसमें उसने अपने हस्बैंड की ब्रेवरी, अपने खुद के इमोशंस और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया है। और इस किताब पर एक हॉलीवुड में फिल्म भी बनी थी जिसमें एंजेलिना जोली मरियन पर्ल का रोल प्ले की थी और भारत के लेट इरफान खान इन्वेस्टिगेटर का रोल प्ले किए थे। लेकिन साल 2020 में एक शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख की डेथ सेंटेंस को ओवरटर्न कर दिया। The High Court in Pakistan's Sindh region has now passed an order allowing Daniel Pearl's killers to walk free, and the suspects, including Omar Sheikh, are to be released and put on the exit control list immediately. डैनियल के पेरेंट्स ने फिर से जस्टिस के लिए लड़ना शुरू किया। वो एक बार फिर से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। 2 petitions were filed by the family of late Daniel Pearl.
those two petitions have also been dismissed. इन्वेस्टिगेटर्स ने उमर शेख का फोन ट्रेस किया तो एक डिजिटल ट्रेल मिलता है जिसमें वो पर्ल के ईमेल्स का जवाब दे रहा था एक फेक आइडेंटिटी के साथ, और ये ईमेल प्रूफ था कि उमर शेख का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। 12 मार्च 2002 को उमर के साथ 3 और लोगों को अरेस्ट किया गया था। फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब था। फिर मार्च 2007 में खालिद शेख मोहम्मद ने कॉन्फेस किया कि डैनियल पर्ल की ब्रूटल हत्या उसी ने की है। लेकिन ये खालिद शेख मोहम्मद कौन था? इसको KSM भी बोलते हैं। KSM वही मास्टरमाइंड है जिसने 9/11 अटैक को प्लान किया था। KSM को 9/11 अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता है और इसी ने डैनियल पर्ल की हत्या की थी। ये अभी अमेरिका के जेल में बंद है और KSM को मार्च 2003 में पाकिस्तान के रावलपिंडी से अरेस्ट किया गया था और फिर 2007 में जाकर ये कन्फेस करता है। USA ने पाकिस्तान से डिमांड किया कि उमर शेख को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए क्योंकि ही वॉज द पार्ट ऑफ ओसामा बिन लादेन अलकायदा ग्रुप, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तानी कोर्ट ने उसे एक गेस्ट हाउस में रखा था हाउस अरेस्ट कर और फिर करीब 23 साल बाद जाकर भारत ने डैनियल के इंसाफ का एक छोटा सा हिस्सा पूरा किया। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडिया ने आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर को न्यूट्रलाइज कर दिया। वही आदमी जिसका पत्रकार डैनियल पर्ल के मौत से कनेक्शन था, क्योंकि इसी ने विमान IC-814 को हाईजैक किया था और उसके बदले में बेहद ही खतरनाक और कुख्यात आतंकवादी भारत के जेल से छोड़ा गया था। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के भावलपुर में कंडक्ट किया गया था, जिस जगह का नाम सुनकर आज भी जर्नलिस्ट आसरा नोमानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक इंसाफ की उम्मीद लेकर वो आज भी बैठी हैं। भावलपुर एक ऐसी जगह है जहां से पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चलती रही है और डैनियल पर्ल ने यही सच दुनिया के सामने रखने की कोशिश की थी। उसने शू बॉम्बर रिचर्ड का पाकिस्तानी कनेक्शन का सच सामने लाने की कोशिश की थी और यही चीज उन आतंकवादियों को पसंद नहीं आई और इन सारे कारनामे में कुछ पाकिस्तानी पुलिस वाले भी शामिल थे। कुल मिलाकर करीब 27 लोग इस अकेले डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल थे और सबका लिंक किसी न किसी टेररिस्ट ग्रुप से था। लेकिन आज तक मात्र 4 लोग ही पकड़े गए हैं इस केस में और उसमें से भी कुछ लोगों को गेस्ट हाउस में रखा गया है पाकिस्तान कोर्ट और सरकार के द्वारा। लुक, डैनियल पर्ल केस सिर्फ एक जर्नलिस्ट की ट्रेजिक मौत का केस नहीं था। ये ग्लोबल टेररिज्म, फेक आइडेंटिटीज, डिजिटल मैनिपुलेशन और इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम के फेलियर का सिंबल है। इस केस ने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक सच को ढूंढने वाला पत्रकार प्रोपेगेंडा और रेडिकल आइडियोलॉजीज के बीच में फंस गया था और कोई पुलिस, कोई एजेंट और कोई इंटेलिजेंस ने उसकी जान बचा नहीं सकी। और आज भी डैनियल पर्ल के नाम पर प्रेस फ्रीडम के अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या जस्टिस वाकई में मिला? आई गेस नो। आप चाहे जिस भी उम्र के हों, आपने कभी न कभी माइकल जैक्सन का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन उनके आखिरी 24 घंटे के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। और इस डॉक्यूमेंट्री का आखिरी केस आपको उनके आखिरी के 24 घंटे में लेकर जाएगा। एंजॉय द लास्ट केस ऑफ द शो। माइकल जैक्सन हर रात दवा लेकर ही सोते थे, बिना दवाई के उन्हें जरा भी नींद नहीं आती थी। माइकल जैक्सन के ऊपर जिसके कई सारे इल्जाम लगे थे। माइकल के सिर के पूरे बाल जल जाते हैं। एमजे के सारे मेडिकल्स आइटम को एक बैग में डालकर छुपा दिया था। I love you. Fire paramedic 33, what is your emergency? Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. माइकल जैक्सन एक आखिरी परफॉर्मेंस जो कभी ना हो सका। This is it and see you in July. तारीख थी 25 जून 2009, जब दुनिया ने किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन को हमेशा के लिए खो दिया। दुनिया भर के फैंस के लिए यह एक बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर थी। माइकल जैक्सन अपने दिस इज इट कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस करने में पूरे जी जान से लगे हुए थे और ये कॉन्सर्ट उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला था, क्योंकि कई सालों के गैप के बाद ये उनका कमबैक परफॉर्मेंस होने वाला था। उनका एक पर्सनल डॉक्टर था जिसकी सैलरी 1.5 लाख $US थी पर मंथ। Producers shall remit payment to Dr. Murray in the amount of $150,000 per month.
करीब 5 गैलन प्रोपोफोल जैसा खतरनाक ड्रग माइकल को दिया था बस कुछ ही सालों के अंतराल में। It's over 5 gallons worth of propofol. एक ऐसा ड्रग जिसे इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये महंगा डॉक्टर बिना किसी इक्विपमेंट के ही ये ड्रग उन्हें दिया करता था और लगातार देता गया कई महीनों तक। लेकिन जो बात सबसे शॉकिंग थी कि माइकल की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। तो फिर क्या माइकल की मौत कोई मेडिकल एक्सीडेंट था या फिर कोई सोची समझी साजिश? और आखिर क्या हुआ था माइकल के साथ उनके आखिरी घंटों में? चलो जानते हैं इस केस को। लुक, आई एम श्योर माइकल जैक्सन के बारे में आपने सुना ही होगा, और अगर उनकी पूरी जिंदगी पर बात करने लगे, उनके बायोग्राफी पे बात करने लगे तो घंटों कम पड़ जाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ उनके लास्ट आवर हैपनिंग्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था माइकल जैक्सन के साथ उनके आखिरी घंटों में। एंड उनके आखिरी के कुछ घंटे किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 24 जून 2009 की रात माइकल जैक्सन अपने दिस इज इट कॉन्सर्ट के रिहर्सल कर रहे थे। ये कॉन्सर्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनके ऊपर जो चाइल्ड अब्यूज के आरोप लगे थे उसके बाद से वो पूरी दुनिया से अंडरग्राउंड हो गए थे, और फिर लगभग 4 सालों के ब्रेक के बाद ये उनका कमबैक परफॉर्मेंस होने वाला था। माइकल वाज सुपर एक्साइटेड। रात में अपना रिहर्सल कंप्लीट करने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और फिर खाना खाने के बाद माइकल अपने बेडरूम में चले जाते हैं। माइकल के उस बेडरूम में किसी की एंट्री नहीं थी सिवाय उनके डॉक्टर के, नॉट इवन हिज किड्स। दरअसल माइकल जैक्सन को इंसोमेनिया थी, मतलब उन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। ये बीमारी उनके मेंटल स्ट्रेस और बचपन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से और ज्यादा बढ़ गई थी। You know, he practiced us with a belt in his hand, and if you miss a step, expect to be और जिसके कारण बिना दवाई के सोना मानो नामुमकिन था माइकल के लिए। सो इसी वजह से दिस इज इट कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स उनके लिए एक स्पेशल डॉक्टर ढूंढते हैं। कॉनराड मरी को हायर किया जाता है ताकि वो माइकल की देखभाल कर सके, और उस डॉक्टर मरी का सिर्फ एक ही काम था, माइकल की देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना। काफी रात हो चुकी थी और अब माइकल जैक्सन को बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी थी एंड उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। डॉक्टर मरी उन्हें कुछ नॉर्मल सेडेटिव्स भी देते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए और वो सो सके, लेकिन कोई भी दवा उनके ऊपर काम नहीं कर रही थी। एक और बात, माइकल जैक्सन हर रात दवा लेकर ही सोते थे। बिना दवाई के उन्हें जरा भी नींद नहीं आती थी, लेकिन उस दिन कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन उन पर असर नहीं कर रहा था। करीब सुबह होने को थे, लेकिन माइकल जैक्सन को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी अभी तक। फिर माइकल डॉक्टर मरी से बोलते हैं कि मुझे मिल्क चाहिए। लुक, यहाँ पे मिल्क का मतलब था प्रोपोफोल, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक ड्रग है जिसे सर्जरी के दौरान पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो सके। It is a sedative that can also be used for anesthesia. यह एक काफी डेंजरस ड्रग था जो कि ये कभी भी नॉर्मल इंसान के लिए सेफ नहीं है। ये हमेशा पेशेंट को बेहोश करने के लिए दिया जाता है ताकि ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म किया जा सके, और इसी ड्रग का डिमांड माइकल जैक्सन कर रहा था। दरअसल उस ड्रग का कलर बिल्कुल मिल्क की तरह दिखता था, सो इसी कारण माइकल जैक्सन उसे मिल्क बुलाया करते थे। पहले तो डॉक्टर मरी ने उन्हें प्रोपोफोल देने से मना कर दिया, लेकिन एमजे के ज्यादा फोर्स करने पर डॉक्टर मरी उन्हें 25 मिलीग्राम प्रोपोफोल देते हैं, जो लाइडोसाइन के साथ डाइल्यूट करके दिया गया था। माइकल जैक्सन को फाइनली नींद आ जाती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि ये नींद उनकी जिंदगी की आखिरी नींद बनने वाली थी, नॉट इवन माइकल। माइकल के सोने के बाद डॉक्टर मरी वॉशरूम यूज करने के लिए चले जाते हैं, और डॉक्टर मरी जब माइकल के कमरे में वापस आते हैं तो उनका होश उड़ जाता है। माइकल बेड पर बेजान पड़ा हुआ था। माइकल की पल्स बिल्कुल वीक थी और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। He was not able to breathe properly। ये देखते ही डॉक्टर कॉनराड बिल्कुल पैनिक में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे एमजे को 10 मिनट तक लगातार सीपीआर देते रहते हैं, और सीपीआर देने के दौरान ही डॉक्टर कॉनराड दवाई की बॉटल्स एंड आईवी बैग को कलेक्ट करने लगते हैं। मतलब एक हाथ से वो डॉक्टर सीपीआर दे रहा था और दूसरी हाथ से दवाई की बॉटल्स कलेक्ट करके इकट्ठा कर रहा था। While he gave ineffective one-handed CPR,
यहाँ पे डॉक्टर कॉनराड को ये भनक लग गई थी कि माइकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इमेजिन अगर डॉक्टर कॉनराड ने तुरंत इमरजेंसी कॉल की होती तो शायद एमजे को बचाया जा सकता था, शायद। लेकिन उसका कहना था कि उसने 911 पे कॉल करने में मात्र 10 मिनट की देरी की थी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 911 को करीब 25 मिनट बाद इन्फॉर्म किया गया था। वो भी डॉक्टर मरे ने खुद नहीं किया था। उसने माइकल के किसी और एम्प्लॉय को बोला था कॉल करने को। एल्बर्टो तुरंत 911 को इन्फॉर्म करता है और उन्हें माइकल के कंडीशन के बारे में बताता है। Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. उधर से इमरजेंसी डिस्पैचर टीम बोलता है कि आप सीपीआर को कंटिन्यू रखो, वे लोग बस तुरंत पहुंचने वाले हैं माइकल के पास। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now, okay? Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm gonna do as much I can to help you over the phone. पर यहाँ पे एक और शॉकिंग और वियर्ड चीज हुई थी जो कई सारे सवाल भी पैदा कर रही थी। कॉनराड मरे ने इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने से पहले एमजे के सारे मेडिकल आइटम को एक बैग में डालकर छुपा दिया था। ये क्यों किया गया था किसी को नहीं पता। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर डॉक्टर कॉनराड कुछ एविडेंस छुपा रहे थे, कुछ एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे? ये सब कुछ जायज सवाल थे जो लोगों के मन में उठ रहे थे। अब पैरामेडिक्स की टीम एमजे के घर पहुंचती है। उन लोगों ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन एमजे की बॉडी किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी। फिर एमजे को यूसीएलए मेडिकल सेंटर ले जाया जाता है और वहां पे डॉक्टर्स ने करीब 1 घंटे तक हर मुमकिन कोशिश की, हर संभव प्रयास किया गया ताकि एमजे को बचाया जा सके। लेकिन एमजे की बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और फाइनली करीब 2:30 बजे के आसपास माइकल जैक्सन को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। द किंग ऑफ पॉप इज नो मोर ऑन दिस प्लैनेट। My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. ये खबर बाहर आते ही किसी आग की तरह फैल गई थी। सबके चेहरे पे एक उदासी सी छाई हुई थी। उनके फैंस रो रहे थे। वो ऐसा इसलिए भी था क्योंकि माइकल जैक्सन सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो उस पूरी जनरेशन का हीरो था। उसका कोई भी कॉन्सर्ट खाली नहीं जाता था। सारे के सारे टिकट सोल्ड आउट रहते थे। इसी कारण कई सारे बड़े बड़े कंपनियां उनके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए दौड़ते थे। माइकल के जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके कारण से वो पेन किलर्स और सेडेटिव्स पे और ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। साल 1984 में माइकल एक पेप्सी के एड के शूटिंग कर रहे थे और उसी शूटिंग के दौरान एक फायरवर्क की वजह से उनके बालों में आग पकड़ ली थी। माइकल के सिर के पूरे बाल जल जाते हैं, उनका पूरा स्कैल्प जल गया था और ये एक्सीडेंट उनके जिंदगी में बहुत ही गहरी प्रभाव डाला था। और इसी एक्सीडेंट के बाद माइकल जैक्सन को पेन किलर्स की लत लग गई थी और कुछ साल बाद माइकल जैक्सन एक और बड़े एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, जहां एक परफॉर्मेंस के दौरान वो 50 फीट की हाइट से नीचे गिर गए थे। माइकल जैक्सन को इंसोमेनिया का इतना बड़ा इशू था कि वो रात भर नहीं सो पाते थे और जब उनके डॉक्टर ने उन्हें प्रोपोफोल दिया, जैसा मैंने पहले बताया कि एक बहुत ही खतरनाक ड्रग है और ये सिर्फ सर्जरी के वक्त पर पेशेंट को दिया जाता है विथ प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड ऑल। अब माइकल को उस ड्रग की लत लग गई थी। हर रात उसे इंजेक्शन दिया जाने लगा बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के, जो कि एक बहुत ही बड़ी मेडिकल नेग्लिजेंस थी। माइकल जैक्सन के ऊपर चाइल्ड अब्यूजेस के कई सारे इल्जाम लगे थे। माइकल जैक्सन बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसने अपने घर में ही एक जू और अम्यूजमेंट पार्क बनवा रखा था। लेकिन जब उन पर यह एक्यूजेशन आई कि उसने बच्चों को अब्यूज किया है एंड ऑल, तो मानो माइकल की पूरी दुनिया हिल गई थी। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी और उस डॉक्यूमेंट्री में माइकल के कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे थे और ये फिल्म उसका सबसे करीबी दोस्त बनाया था। और बाद में पता चलता है कि उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे थे वो सारे के सारे फेक निकलते हैं और माइकल जैक्सन इनोसेंट प्रूव होते हैं। माइकल जैक्सन और म्यूजिक कंपनी सोनी के बीच काफी अनबन भी रहता था, काफी डिस्प्यूट भी रहता था। आज भी माइकल जैक्सन म्यूजिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। उसके डांस मूव्स, उसके गाने आज भी लोगों को उतने ही पसंद आते हैं। अगर दुनिया में किसी आर्टिस्ट का इम्पैक्ट देखना हो तो शायद एमजे से बड़ा कोई नहीं है। लुक, माइकल जैक्सन की डेथ एक कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी, जो प्रोपोफोल के ओवरडोज की वजह से आई थी। माइकल जैक्सन का पूरा केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट में ट्रायल चलता है, फिर कोर्ट ने डॉक्टर कॉनराड को 4 साल की जेल की सजा सुनाई थी। The jury in the above entitled action find the defendant, Conrad Robert Murray, guilty of the crime of involuntary manslaughter.
लेकिन 2 साल के अंदर ही डॉक्टर कॉनरेड रिहा हो गए थे। माइकल जैक्सन के कुछ फैंस आज भी मानते हैं कि माइकल की मौत एक प्लान्ड मर्डर था। और भी न जाने कई सारे थियरीज हैं माइकल जैक्सन के डेथ को लेकर। वैसे माइकल जैक्सन की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या कोई प्लान्ड मर्डर? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज कमेंट्स में बताओ। और अब तक की सबसे वियर्ड थ्योरी आपने क्या सुनी है माइकल जैक्सन के बारे में? और अगर आप सच में एमजे के फैन हैं तो इस वीडियो को शेयर करो।